अच्छा, तो आज हमने पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। आई गेस टुडे इज लेक्चर नंबर 8, राइट? आज हमारा 8वां लेक्चर है गाइस। सोए हुए क्यों तुम लोग? ठीक हो गया। तो मुझे भी बता दें कि हम कितने क्विजेस ले चुके हैं मैं आपसे। एक लिए, दो लिए? दो लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका तीसरा क्विज होगा। चलें स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली द टाइम पीरियड जो है सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, दैट इज फ्रॉम 1872। इंशाल्लाह टुडे दिस इंशाल्लाह फ्रॉम 1872 टू 1910। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है तो किस किस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये सारी बेसिक डेवलपमेंट मैं आपको एक पढ़ के बता देती हूँ, इसमें आपको चीजें बस थोड़ी सी याद रखने वाली होंगी। देयर इज नथिंग एज सच जिसमें समझने वाले। कि स्टील इंडस्ट्री जो है दैट वाज आप कह सकते हो उसमें रेवोल्यूशन आ गई थी। फिर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया था। कोल की और मिनरल रिसोर्सेज की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह स्टार्ट हो गई थी। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बेटर डेवलप हो गए थे। देखना एक चीज यहाँ पे, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बेटर डेवलप हो गए थे। देवर क्योंकि हमने स्टार्ट से ही पढ़ा था कि अमेरिका में देयर वाज टोबैको की वो भी डेवलप होना शुरू हो गई थी। विद ऑल दीज थिंग्स गोइंग ऑन, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में बेहतरी आना शुरू हुई तो मोशन पिक्चर्स इन्वेंट होना शुरू हो गई। मॉडर्न वेपन्स आना शुरू हो गई, जिसमें मॉडर्न वेपन्स में एक होगी गैटलिंग गन। गैटलिंग गन क्या होता है? गैटलिंग गन देखी है? मशीन गन देखी हुई है? मूवीज में तो मशीन गन देखी होगी ना। तो गैटलिंग गन वाज सॉर्ट ऑफ लाइक एन अर्ली मशीन गन। ठीक है, उसकी इनिशियल फॉर्म जो थी। अच्छा, फिर इसके साथ साथ स्पेशल एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स जो हैं वो भी डेवलप होना शुरू होगी। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट, लाइक आप ये देखिए कि एक तरफ जब रोड्स डेवलप हो रहे हैं, सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो रहे हैं, एक्सक्यूटिव मशीन मेकिंग मशीन जो हैं वो बन रही हैं, मोशन पिक्चर्स इन्वेंट होना शुरू हो गई हैं। तो देखिए ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अमेरिका जो है वो हर सेक्टर में जो है वो एडवांस किए जा रहा था। फिर कहा जाता है कि पेटेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी स्टैब्लिश हो गया फॉर कॉपीराइट। पेटेंट क्या होता है? व्हाट इज अ पेटेंट? कॉपीराइट एग्जाम्पल जैसे क्या दे सकते हैं आप लोग पेटेंट की? या वैसे पर अच्छा क्या दे सकते हैं हम इसकी एग्जाम्पल? व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट डिपार्टमेंट फॉर कॉपीराइट्स? प्रॉपर्टी राइट होता है ना मैटर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। न्यू डिस्कवरीज ये क्या कह रहे हो? एडवांटेज नहीं है कॉपी। एक ब्रांड है हमारे पास, लेट्स से
स्कल कैंडी इज अ ब्रांड, ठीक है ना। तो स्कल कैंडी जो है वो डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं और जिसमें वो ईयरबड्स वगैरह भी बनाते हैं। तो अब लेट्स सपोज कि वो स्कल कैंडी हैज द कॉपीराइट्स ऑफ मेकिंग दोज ईयरबड्स। तो चलिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे खाड़ी इज अ ब्रांड, ठीक है। तो खाड़ी के कॉपीराइट्स कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। खाड़ी की बेसिकली ये है कि अगर लेट्स सपोज कोई कपड़े बेच रहा है विद द नेम ऑफ खाड़ी, तो दैट मीन्स उनके कॉपीराइट्स को वायलेट कर रहा है। लेट्स से हम नोआ की बात कर लेते हैं, ठीक है। नोआ एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो बन चुकी है। तो नोआ के कॉपीराइट्स को योर पेज खोल के और बना ले कि नोआ अकेडमी का ये पेज है, ये वो, तो दैट मीन दे आर वायलेटिंग द कॉपीराइट्स ऑफ नोआ। हाँ जी, जो चीज आपके अथॉरिटी के अंदर आ जाती है वो आप नाम से बना लेते हो, तो दैट इज पेटेंट डिपार्टमेंट डेवलप होना शुरू हुआ। तो देखिए हाँ जी, ताकि कोई आइडिया वगैरह स्टील ना करे, या यू कैन से लाइसेंस फॉर समथिंग एंड दैट सेम लाइसेंस कैन नॉट बी यूज्ड बाय समबडी एल्स। तो आप ये देखेंगे जितने ज्यादा पेटेंट्स इशू होंगे, इसका मतलब है उतने ज्यादा बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि 1790 से लेकर 1860 तक 36,000 पेटेंट्स इशू हुए थे। लेकिन 1861 से 1930 तक 1.5 मिलियन पेटेंट्स इशू किए गए थे, विच मीन्स दैट इस दौरानिए में 1.5 मिलियन नए बिजनेसेस ओपन हुए जिनको कॉपीराइट्स दिए गए, राइट। फिर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम there was development of new scheme, new techniques of public administration, labor unions बनना शुरू होगी। अगर आप labor unions की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि labor unions have a legal ठीक है। लेबर यूनियंस गुड। अच्छा, अगर हम फैक्टर्स की बात करें विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना, तो उसमें पहला आता है कि देवर वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज। अमेरिका जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी प्रेजेंट थे। अब वो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से दे मेक यूज ऑफ दोज नेचुरल रिसोर्सेज और अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहतर की। लाइक उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को, उन्हीं रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को यूज करके उनको बेहतर रिफाइंड फॉर्म में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके they were able to develop uh, their industries as well. तो नेचुरल रिसोर्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये कि अमेरिका में जो कोल है, ठीक है, इंडस्ट्री में, देखिए इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए कोयला तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोयला के जो रिजर्व्स है ना वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। वो पेंसिल्वेनिया में है, वो कोलोराडो में है, वो टेक्सास में है, वो वेस्ट वर्जीनिया में। तो ये जो कोल के रिजर्व्स है ना, ये कहा जाता है कि जो कोल के रिजर्व्स है ना, जो सिर्फ न्यू मैक्सिको पैदा करे रिजर्व्स, वो अमेरिका की इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए काफ़ी थे। तो एक न्यू मैक्सिको के अगर सिर्फ काफ़ी है और बाकी एक्सेस में, सही बात है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वो इस्तेमाल करने के बाद साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो एक तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस में होना, कोल का एक्सेस में होना, दैट वाज मेन रीजन फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर कहा जाता है कि 1910 तक ना यूएस ने 500 मिलियन टन ऑफ कोल की माइनिंग कर ली थी, विच इज एक्चुअली ह्यूज। अब कोल तो एक फैक्टर है, कोल के साथ साथ अमेरिका की कुछ स्टेट्स जो है दे आर आल्सो रिच इन ऑयल, जिसमें टेक्सास आ जाता है, इलिनॉइस आ जाता है, कैंसस आ जाता है, ओक्लाहोमा आ जाता है और कैलिफोर्निया आ जाता है। तो दीज स्टेट्स वर रिच इन ऑयल, कि वहाँ पे ऑयल की प्रोडक्शन जो है या ऑयल की जो अबंडेंस है वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो आयरन ओर भी बहुत ज़्यादा था। आयरन ओर की जो अबंडेंस है वो कहा जाता है कि वो लेक सुपीरियर में बेसिकली पाई जाती थी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो अमेरिका में बहुत सारी जगहों में पाया जाता है, जिसमें यूटा इज अ स्टेट ऑफ अमेरिका। लाइक आई हैव बीन एन एक्सचेंज स्टूडेंट टू अमेरिका एंड आई वाज लिविंग इन यूटा व्हेन आई वेंट देयर। तो कॉपर की जो माइंस हैं वो यूटा में हैं, मोंटाना में हैं, एरिजोना में हैं, मिशिगन वगैरह में, ठीक है। फिर अमेरिका में सिल्वर भी पाया जा रहा है, फिर अमेरिका में लेड भी पाया जा रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली प्रिविलेज अमेरिका। एक सेकंड दीजिए कि मैं अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा लूँ।
ठीक है, तो ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे दीज वर फाउंड इन अमेरिका, जिनकी वजह से अमेरिका को अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को बेहतर करने में और यूटिलाइज करने में आसानी हुई। 300 गोल्ड तो जाके कैलिफोर्निया में सिर्फ मिला था ना, बाकी तो कहीं भी नहीं। गोल्ड भी ऐड कर लिया आपने, गोल्ड वाज फाउंड इन कैलिफोर्निया। मम्मी बड़ी जो हमने शायद पढ़ा था कि गोल्ड रश ऑफ कैलिफोर्निया, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चले तो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ अमेरिका में ओवर द कोर्स ऑफ टाइम साइंटिफिक इन्वेंशन वगैरह भी होना शुरू हुई बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो साइंटिफिक इन्वेंशन वगैरह जो होना शुरू हुई उसमें बेसिकली जो बेसिक हैं, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। नेटे कोई ध्यान नहीं का नेट कोर्स काम ना कर हाँ जी, तो अगर हम साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात करते हैं तो उसमें अगर हम बात करें तो कॉटन गिन जो है, कॉटन कॉटन गिनिंग क्या होता है? आई गेस वी हैव स्टडीड दिस बिफोर। क्या होता है कॉटन गिनिंग? हाँ जी, सेपरेशन ऑफ कॉटन ना, कि उसके जो सीड्स वगैरह से अलहदा करना कॉटन को। ठीक है, फिर उसके बाद एक बंदा, इसका नाम आपके सर रॉबर्ट फुल्टन है। इसका नाम बेसिकली आप कह सकते हैं इट इज एट्रीब्यूटेड विद स्टीम बोट। फिर एलिया, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम ऑफ द पर्सन राइट, बट एलियास हो, आई डोंट नो। तो उसने स्विंग मशीन की इन्वेंशन की। फिर चार्ल्स गुडियर जो है उसका नाम जो है वो वल्केनाइज्ड रबर के साथ एसोसिएट किया जाता है। ग्राहम बेल का जो है वो टेलीफोन और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के साथ एसोसिएट किया जाता है। राइट ब्रदर्स का फ्लाइंग मशीन के साथ किया जाता है। हेनरी फोर्ड का क्रो लाइन मोटर्स के साथ, मोटर कार के साथ किया जाता है। तो ये जो साइंटिफिक इन्वेंशंस थी, इन सब की वजह से अमेरिका जो है वो बेहतर तौर पे इंडस्ट्रियलाइज हो सका उसके बाकी जो मतलब ममालिक जो कंपटीशन में थे उनके मुकाबले में। ठीक है, तो आप देखें कि अगर कॉटन बन रही है तो टेक्सटाइल सेक्टर उनका डेवलप हो रहा था। स्टीम बोट वगैरह और साथ में स्विंग मशीन हो रही है तो वहाँ भी टेक्सटाइल सेक्टर डेवलप हो रहा है। स्टीम बोट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर हो रहे हैं। वल्कनाइज रबर की बात करें, ग्लोलाइन मोटर्स की बात करें, फ्लाइंग मशीन की बात करें, तो इसमें भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह बेहतर हो रहे हैं। फिर टेलीफोन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तेज बेहतर हो रहे बारिश हैं। हो तो रही है मीन्स और ऑफ अभी कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ तेज हो रही है बारिश। ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब सब बेहतर हम्म, होगी तो जाहिर बात है डेवलपमेंट तो होनी है ना। हम्म, हम्म, क्या हम्म। ख्याल है? क्या कह रहा था? ठीक है, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा नाम रख लिए हैं कि यू नेवर नो कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव आ जाए। कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा ना, पीएमएस पंजाब में जरूर काम आ जाएंगे आप लोग। अब इट्स आई आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग इसके हर एक लफ्ज, हर एक बंदे का नाम याद रख सके, बिकॉज दिस इज नॉट ऑब्वियसली पॉसिबल कि आपको हर एक बंदे का नाम याद रहे। बट व्हेन यू हैव टू राइट, यू नीड टू हैव अ रफ आइडिया ऑफ किस क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी और क्या क्या आया था। खैर, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज नॉट सच अ टॉपिक जो कि यूएस हिस्ट्री के पेपर में इतना ज्यादा वो डिटेल में आपसे पूछेंगे। बट सिंस इट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस तो हम हल्का फुल्का इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो मिसिसिपी रिवर जो है और इसके जो ट्राइब्यूटरीज है, उसके एडजॉइनिंग ट्राइब्यूटरीज हैं, ये कहा जाता है कि दे कंप्राइज ऑन द वन थर्ड ऑफ द कॉन्टिनेंटल एरिया। ठीक है, मतलब वो रिवर जो है दैट इज इतना ज्यादा वो बड़ा रिवर है। फिर अमेरिका में अगर देखा जाए तो रोड्स की एक्सपेंशन हुई, नेटवर्क ऑफ रेल रोड्स बनना शुरू हुए। तो कहा जाता है कि जब 1865 में 35,000 माइल्स रोड थी खाली अमेरिका में, तो इन स्पैन ऑफ 8 ईयर्स, सिर्फ मतलब 65 से लेकर 73 तक 8 सालों में जो रोड्स की डेवलपमेंट है वो डबल हो गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा कितनी फास्ट पेस पे डेवलपमेंट हो रही है कि अमेरिका का 1492 में जाके इनको मिला था। फिर इंडिपेंडेंट हुआ था कोई जाके 1783 में। ठीक है, और
तकरीबन कोई 80 साल गुजर गए और किसी ने सिर्फ 35,000 माइल्स रोड बनाई है। बट इन अ स्पैन ऑफ लाइक 8 ईयर्स उन्होंने अपनी रोड्स की जो एक्सपेंशन है और रोड्स बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स वो डबल कर लिया। फिर क्या आ जाता है कि जो रेल रोड्स हैं, एक लाइक बेसिक वजह जो आप कह सकते हो कि डेवलप नहीं हुई, ये भी थी कि जो सारी रोड्स बनाएगी और जो रेल रोड्स बनाएगी वो मेजर सेंटर्स को कनेक्ट करती थी, कि जहाँ रॉ मटेरियल्स थे वहां उनको भी कनेक्ट करी थी, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे वहां भी थी, और जो मार्केट थी वहां भी कनेक्टेड थी। तो बेसिकली रोड से इट्स ईजियर कि वहां पे रोड डेवलप हो गई थी। तो रॉ मटेरियल्स उठाया जाता था एक जगह से, मैन्युफैक्चरिंग जोन में आके, इंडस्ट्रियल जोन में आके उसको डेवलप किया जाता था और फिर मार्केट्स में आके सेल आउट किया जाता था। तो नेटवर्क ऑफ रोड्स में दैट आल्सो paved a path for the fast industrialization of America. फिर कहा जाता है कि देखिए पहले तो रोड्स डेवलप होना शुरू हो गई, लेकिन रोड्स के बाद जब फ्लाइंग मशीन्स वगैरह या गैसोलीन कार्स वगैरह इन्वेंट होना शुरू हुई, तो दैट एक्चुअली इनहांस्ड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अमेरिका। जो हमें सिखा रहा है फिर कंप्यूटर। लाल वाले को मारो या वो ऑरेंज वाले को। पता नहीं गुच्छे को मारो। तुम्हारी गिटी कौन कौन सी? अच्छा, are we good till here? Are we good up till here? तुम्हारी Okay. गिटी कौन कौन सी? हमने लाल वाले को मारना है। बंद सा मोबाइल बस बोला रहा अम्मी छतरे जरूर फीस पे चढ़े थे वो तीन तो वो पाई छतरे की नहीं बहुत फिर भी वैसा वहाँ से देखो। अच्छा, इसके बाद आप ये देखेंगे अमेरिका में अगर हम डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट्स की बात करें तो देखें, क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमने देखा है कि अमेरिका की जो लैंड है वेस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू हुई, लैंड एक्विजिशन ज़्यादा शुरू हुई, ज़्यादा ज़्यादा टेरिटरीज अमेरिका के कब्जे में आना शुरू हुई, अमेरिका ने उसको अपनी स्टेट्स बनाना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से ओवर द कोर्स ऑफ टाइम व्हेन द पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीज, तब जो शहर हैं वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए, तो डोमेस्टिक मार्केट जो है वो भी बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, तो अब देखिए डोमेस्टिक मार्केट बढ़ रही है, फिर इंटरनेशनल डिमांड भी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, जो प्राइमरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बाहर प्राइमरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो भी होंगे उनकी जब इंटरनेशनल डिमांड भी बढ़ना शुरू हुई है, तो दैट आल्सो इनहांस्ड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पता नहीं वैसे तुम मेरा दिमाग खराब करके जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट भी उनकी एक्सपैंड करी थी और इंटरनेशनल डिमांड भी जो है उनके प्रोडक्ट्स की वो भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था, जिसकी वजह से अब जब देखिए डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट दोनों में अगर डिमांड हो आपके प्रोडक्ट्स की, तो ऑब्वियसली आपकी जो डेवलपमेंट वगैरह है वो फास्ट पेस पे होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि जो लेबर सप्लाई है वो भी कांस्टेंट थी। अब अमेरिका में क्या था कि हमने कहा था कि जब सिविल वॉर हुई है, सिविल वॉर के बाद क्या हो गया, स्लेवरी खत्म हो गई है ना। तो जब स्लेवरी खत्म हो गई है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में एग्रीकल्चर में काम करने के लोग नहीं थे इतने ज्यादा। तो इसीलिए इस चीज की जरूरत थी कि अमेरिका में जो एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है उसका नेक्सस किया जाए। नेक्सस करने का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं उसमें मशीनरी वगैरह को इस्तेमाल करने की जरूरत थी, रादर देन मैन पावर। तो जब मशीनरी वगैरह, या आप कह सकते हो कि मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म स्टार्ट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे, द पीपल हु वर डूइंग वर्क इन द फील्ड, दे बिकेम जॉबलेस। तो जब वो जॉबलेस हो गए ना, तो दे नीडेड एम्प्लॉयमेंट। उस एम्प्लॉयमेंट के लिए दे वेंट टू द सिटीज और वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में गए, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में दे सर्च फॉर वर्क। तो ये कहा जाता है कि जो यूरोप से लोग आ भी रहे थे, दे ऑल्सो सर्व्ड एज लेबरर्स। फिर वुमेन और जो चिल्ड्रन हैं दोनों की परसेंटेजेस जो है काम करें वो भी इंक्रीज करना शुरू हो गई। तब देखें, एक तो ये है कि जो मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म्स की वजह से या मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। हमने गोल्ड रश ऑफ कैलिफोर्निया पढ़ा था कि लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू कैलिफोर्निया। तो वो भी आप रीजन एक लिख सकते हैं कि पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग इनटू यूनाइटेड स्टेट्स। फिर सिंस ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब अवेयरनेस बढ़ना शुरू हुई, तो नंबर ऑफ वुमेन हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल जोन्स वो भी बढ़ना शुरू हो गई।
तो जब ये सब चीजें ज्यादा होना शुरू होगी, कांस्टेंट लेबर सप्लाई था, तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, दैट वाज एविडेंट एक्चुअली। आर वी गुड? अब मैं पढ़ गया हूँ क्या लिखा है। ठीक है, ये आसान आसान सी बात है। अच्छा, फिर अगर हम बात करेंगे एब्सेंस ऑफ टैरिफ बैरियर्स बिटवीन स्टेट्स के बारे में ना, तो बेसिकली ये है कि अमेरिका की जो भी स्टेट्स थी उनमें कोई टैरिफ नहीं था। लाइक देखिए, लेट्स सपोज अगर कैलिफोर्निया से कोई चीज आपने पेंसिल्वेनिया भेजनी है तो वो कोई टैरिफ नहीं था, ठीक है, कोई टैरिफ ड्यूटी, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही थी। तो बेसिकली फिर क्या हो रहा था कि जो भी चीजें वगैरह, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर फ्लोइंग फ्रीली बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे कि वो स्टेट्स आपस में दे वर टुगेदर और वो एक दूसरे पे टैरिफ नहीं लगा रहे थे, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड वर्ल्ड पे दे वर पुटिंग टैरिफ ऑन। तो अब इससे क्या हो रहा था बेसिकली कि वो फॉरेन गुड्स को अपने मार्केट में प्रिवेल नहीं करने दे रहे थे, वो अपने प्रोडक्ट्स उनके ज्यादा फ्रीली फ्लोट कर रहे थे। अब उनके पास आसपास ना ही कोई ऐसा नेबर था जो कि उन पे अटैक करना चाह रहा था, कोई हॉस्टाइल नेबर नहीं था। तो इसकी वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है और जो अमेरिका की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हो रही थी। फिर जो गवर्नमेंट है, बेसिक गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा मतलब चीजों पे इनको सब्सिडीज देना शुरू हुई, रेल रोड्स बनाने में, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में सब्सिडीज प्रोवाइड करना शुरू की। तो अगर कोई लेट्स सपोज कोई जमीन पे कब्जा कर रहा था और वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा था, तो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था दैट वाज आल्सो वेरी कंप्लेसेंट, कि ठीक है चलो यार इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लेट पीपल डू दिस, लेकिन ये इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, प्रोडक्शन जनरेट होगी, हमारी मार्केट बेहतर होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था दैट वाज आल्सो कंप्लेसेंट। तो इसकी वजह से भी अमेरिका में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है दैट एक्चुअली कार्व्ड इट्स पाथ वेरी स्मूथली। ठीक हो गया? Are we good till here? चलो, खामोशी है तो आई गेस सही होगा, आगे चलते। अच्छा, गिल्डेड क्या होता है? मुझे पहले ये बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय गिल्डेड? ऊपर नीचे क्या मतलब? गिल्डेड, गिल्डेड क्या होता है? कवर्ड विद गोल्ड? तो लाइक ओनली कवर्ड विद गोल्ड या फिर द प्योर गोल्ड एज वेल? गोल्ड, प्योर गोल्ड तो गिल्डेड नहीं होता, उसको गोल्ड क्यों नहीं कहते, गिल्डेड क्यों कहते? हाँ जी, देखिए गिल्डेड का मतलब ये होता है कि समथिंग दैट इज कवर्ड विद गोल्ड, के अपेरेंटली ये लग रहा होता है कि सब कुछ बहुत फिट है, ठीक है, बट इंटरनली हालत बहुत खराब होती है।
तो कहा जाता है कि अमेरिका में ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इट लुक लाइक दैट अमेरिका इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बट जो कॉमन आदमी था, आम इंसान जो था वो, उसके हालात बहुत खराब थे। तो आम इंसान जो था वो बेसिकली आप कह सकते हैं खुश नहीं था। तो 1870 से 1910 के क्या हुआ, स्क्रीन नजर नजर नहीं आई फातिमा? वो बॉल उसको मारना पड़ेगा, उसने सर पे ही किया वो बॉल। जब मेरी बारी आई थी तो वो बॉल सर पे ही लगी थी। 1870 से लेकर 1910 तक के, तो मैंने चलाई अभी है तो भी आएगी ना खबर, मैं बता रही हूँ गिल्ड एज क्या है अभी। अच्छा खैर, 1870 से 1910 के जो टाइम है उसको कहते हैं गिल्डेड एज। गिल्डेड एज इस वजह से कहते हैं कि अपेरेंटली तो ये लग रहा था दैट अमेरिका इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लेकिन इंटरनली जो आम इंसान थे उसकी हालात ठीक नहीं थे। लाइक द कॉमन मैन वाज नॉट हैप्पी, द कॉमन मैन वाज नॉट गेटिंग इट्स ड्यू राइट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। तो इसको गिल्डेड एज कहा जाता है। तो अब ये देखिए, आपको याद होगा, अगर मैंने आई गेस आपकी क्लास में पहली बार मेंशन की होगी कि अगर आपने सी एस एस 2018 के एस्से का पेपर देखा हो, तो द फर्स्ट एस्से वाज दैट द रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स, नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है? तो रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स का जो मतलब हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है उनकी अपलिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सिर्फ अगर आप अपने जीडीपी या जीएनपी वगैरह बढ़ा दोगे तो दैट डज नॉट एक्चुअली सिग्निफाई दैट यू आर प्रोग्रेसिंग। वो पेपर्स में या स्टैट्स में तो आ रहा है, लेकिन अगर आम लोग अंदर खुश नहीं है तो दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग इनफ। तो अमेरिका में इंडस्ट्रियल बूम था लेकिन आम इंसान भी खुश नहीं था। ठीक है, अब उसमें ये था कि देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट द, थोड़ा आहिस्ता बोलूं? अच्छा ठीक है। There were a lot of problems that the common man had to face. ठीक है, अब जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो टैरिफ पॉलिसीज थी वो लगाई गई बिजनेस क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि बिजनेस क्लास या जो इंडस्ट्रियल क्लास है उनके मोटिव्स जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जा सकें। तो इसकी वजह से एक तरह से ना एक सोशल इनइक्वालिटी जनरेट हो गई। तो सोशल इनइक्वालिटी जनरेट हुई तो बेसिकली वही हैव्स और हैव नॉट्स वाली बात आ जाती है कि द पीपल हु आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ भाई दिस वो बंद कर देते हैं। प्रोटेक्टिव ऑटो टैरिफ पॉलिसीज, उनके बेनिफिट्स बढ़ते से बढ़ते जा रहे थे, एंड द पीपल हु वर एक्चुअली गेटिंग मार्जिनलाइज या जो साइडलाइन हो रहे थे वो बुरे से बुरे हालात में जा कर रहे थे। देते हैं ना तो फिर मजबूरी अब में क्योंकि अमेरिका में सही ऑटो बात है, भी इतनी बंद कर ज्यादा देते लोग, हैं। पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई, लोगों ने माइग्रेशन स्टार्ट हो गई, तो लोग जब वहाँ सेटल होना शुरू हो गए तो हाउसिंग प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो गई। तो हाउसिंग प्रॉब्लम्स के लिए जो लोगों के रहने के लिए जगह वगैरह थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। फिर लेबर यूनियंस जो थे वो कुछ नहीं थे, उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी, दे वर नॉट गिविंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलरी वगैरह नहीं मिल रही थी, उन्होंने स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी। अर्बनाइजेशन वाज ऑन द राइज। अमेरिका में कोई निकासी का सही प्रॉपर सिस्टम नहीं था, नो सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन वाज देयर। साथ में वुमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज थे, वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए हुए थे, और इसके अलावा लॉलेसनेस थी। तो सारी बुराइयां जो आप कह सकते हैं ना, वो एट दैट टाइम दैट वाज प्रिवेलेंट इन अमेरिका, जितनी बुराइयां आप लिखना चाहें तो, या करप्शन वाज ऑन द राइज, तो जितनी बुराइयां आप यहाँ पे ऐड करना चाहिए यू कैन ऐड इन हियर। ठीक है, तो कहा जाता है कि अमेरिका बाहर से तो इट अमेरिका वाज इंडस्ट्रियली डेवलप, बट इंटरनली अमेरिका वाज वेरी वीक। उसके अंदर बहुत ज्यादा सोशल इल्स पाए जा रहे थे, सोशल इनक्वालिटीज पाई जा रही थी, वगैरह वगैरह, इस तरह के सारे मसले मसाइल अमेरिका में प्रेवलेंट थे। कौन बची? हाँ जी, लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, लेकिन ये कि डेवलपमेंट और भी बहुत ज्यादा थी ना, बाहर से तो बहुत डेवलपमेंट है, इतनी इन्वेंशन हो रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अंदर के हालात खराब है। थर्ड वर्ल्ड में तो अंदर के हालात भी खराब है और बाहर के हालात भी खराब है। एक सेकंड में देखना इसके साथ।
टैरिफ की बेसिकली मरियम उन्होंने बात इस तरह से की है कि जो टैरिफ पॉलिसीज लगाई जा रही है ना, वो लगाई जा रही हैं बिजनेस क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस क्लास जो है या जो इंडस्ट्रियल क्लास है, दे वर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स जिनकी बेसिकली वो फ्री फ्लोट या जिनकी बेसिकली वो अपील जनरेट करना चाहते थे डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्रियल क्लास जो है वो प्रोडक्ट जनरेट करी है, उनके प्रोडक्ट जो है वो फ्री फ्लोट करें, तो बेसिकली दे आर सेइंग कि हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स जो हैं वो बेहतर तौर पे फ्रीली फ्लोट करेंगे। लेकिन इससे फायदा भी तो इंडस्ट्रियल क्लास को ही हो रहा है ना। इससे फायदा जो है बेसिकली उनको नहीं हो रहा, कॉमन इंसान को नहीं हो रहा। तहजीब, आई वुड लाइक टू आंसर इट इन अ वे कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स नहीं है कोई। डेवलपमेंट हो रही है, चीजें ठीक ठाक कर रहे हैं, वो रोड्स बना रहे हैं, बट लोग जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है ना बेसिकली वो नहीं है। लोगों को बेसिकली डिफरेंट तरह की एमनिटीज प्रोवाइड नहीं की गई। उनके आप कह सकते हो कि जिंदगी के रहने के या जरूरियात जिंदगी आसान बनाने के लिए इकदाम नहीं लिए गए। तो वो अब लेने की जरूरत थी, तो वो अभी लेंगे ना, देखिएगा। खैर, फिर कहते हैं कि जो गिल्डेड एज है इसने क्योंकि बहुत ज्यादा मसले पैदा शुरू किए और प्रॉपर सब्सिडीज नहीं थी, आप ये भी कह सकते हो तहजीब। अच्छा, तो खैर जब ये इस तरह की गिल्डेड एज का टाइम चल रहा था तो इस गिल्डेड एज को सॉरी अमेरिका को इस गिल्डेड एज से निकालने के लिए there was a need to introduce different type of reform packages या आप कह सकते हो कि रिलीफ पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत थी। तो एक मूवमेंट है जिसको कहा जाता है प्रोग्रेसिविज्म। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल इब्राहिम। लाइक पूरा फोकस इंडस्ट्री डेवलपमेंट पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे था, लेकिन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने पे फोकस नहीं था। तो देखिए हमने लास्ट स्लाइड में एक और बात हमें की थी, प्रोग्रेस जो होती है दैट इज नॉट ऑलवेज प्रोग्रेसिविज्म। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेस जो होती है वो there might be time when progress is not inclusive, लेकिन progressivism जो होती है that is always inclusive। तो एक मूवमेंट स्टार्ट होती है 1890 से लेकर 1917 तक, और उस मूवमेंट को कहा जाता है प्रोग्रेसिविज्म। अब इस मूवमेंट का बेसिक मकसद ये था कि अमेरिका को एक प्रॉस्पेरस मुल्क बनाया जाए, और प्रॉस्पेरस जो है वो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल हर तरह से उसको प्रॉस्पेरस बनाया जाए। ठीक है, जब प्रोग्रेसिव लीडर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रूजवेल्ट का नाम है, विलियम हार्बर टैफ्ट का जिक्र है, वुड्रो विल्सन का जिक्र है। तो ये जो तीन बेसिकली प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका रहे हैं, दे एक्चुअली वर्कड अ लॉट, लाइक वर्कड वेरी हार्ड फॉर अमेरिका टू कम आउट ऑफ दिस गिल्डेड एज। तो जो प्रोग्रेसिव लीडर्स है ना, ये चाहते थे कि जो बिग बिजनेसेस है ना, ऑल दीज इंडस्ट्रीज और ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, इनको गवर्नमेंट रेगुलेट करे। देयर हैज टू बी लाइक फ्री मार्केट तो हो, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, थोड़ी बहुत रेगुलेशन गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए, ताकि जो वीकर फैक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो आम इंसान है, उनकी एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ठीक है, तो एक मूवमेंट चाहती है। अब उस मूवमेंट में क्या होता है वो हम देखते हैं। यहाँ तक ठीक हो गया? ठीक है, जो प्रोग्रेसिव लीडर्स है ना, दे वर एक्चुअली आप कह सकते हो दे बिलीव्ड इन द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं, और दे वांटेड अ गवर्नमेंट जो कि इक्वली सबको ट्रीट कर सके, हर बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो। तो जितने भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस हों या लेट्स सपोज पब्लिक इंटरप्राइजेस भी हैं या पब्लिक सर्वेंट्स जो भी हैं, दे हैज टू बी अकाउंटेबल टू द मैसेस। ठीक है, एंड वट एवर दे डू दे हैव टू फॉलो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो अब ये जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट स्टार्ट होती है उसमें पहले देखेंगे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। मूवमेंट, वैसे मूवमेंट। अच्छा, अब देखा जाए तो अगर हम प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स की बात करते हैं अगर, तो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स में सबसे पहले तो ये है कि लॉज को कर्टेल करने के लॉज, लाइक सॉरी करप्शन को कर्टेल करने के लिए डिफरेंट लॉज वर पास्ड, जो कि पहले रूजवेल्ट ने पास किए थे। तो रूजवेल्ट ने जो लॉज पास किए उसमें पहला ये था कि शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट, एक एक्ट पास किया
उन्होंने कहा कि जो नेदरलैंड सिक्योरिटी कंपनी जो थी उनमें कोई करप्शन वाला सीन चल रहा था, तो उन्होंने लॉ सूट फाइल किया अगेंस्ट द नेदरलैंड सिक्योरिटी कंपनीज। फिर एक एल्किन्स एक्ट पास होता है 1903 में, और उसने क्या किया कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था रेल रोड्स पे वो ज्यादा स्ट्रेंथन किया, कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं उनको थोड़ा साइड पे करके गवर्नमेंट का कंट्रोल उन रेल रोड्स की कंस्ट्रक्शन वगैरह पे स्ट्रॉन्ग कर दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक हेपबर्न एक्ट आता है 1906 में। अब हेपबर्न एक्ट ने क्या किया कि उन्होंने जो आईसीसी की पावर्स थी, आईसीसी क्या है, व्हाट डज आईसीसी मीन? पहले आईसीसी तो बताएं। नहीं जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी नहीं है। नहीं जी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी नहीं है, अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेली जाती, वहाँ बेसबॉल खेली जाती है। नहीं, थोड़ा क्लोज गेस भी मार सकते हो आप लोग। इट्स इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन। ऐसे सारी बिजनेस प्रैक्टिसेस को जो कि मोनोपोली जनरेट करते हैं इन द बिजनेस, और जो competitive एनवायरनमेंट है उसको खराब करता है, उन सारे एक्ट्स को सील कर दिया। ठीक है, तो शवन एंटी ट्रस्ट एक्ट में क्या हो रहा है कि एंटी ट्रस्ट एक्ट, लाइक ऑल द ट्रस्ट जो कि ये था कि आप कह सकते हैं कि अ, जो मोनोपोलीज जनरेट कर रही थी, या ऐसे बिजनेसेस जो कि मोनोपोली जनरेट कर रहे हैं, या फिर विद इन इंडस्ट्रीज मोनोपोली जनरेट कर रहे हैं, उनको ना बैन करना शुरू कर दिया था। एल्किन्स एक्ट में ये है कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था रेल रोड्स पे वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। कंपनीज थी उनको साइड पे करके गवर्नमेंट का रोल ज्यादा बढ़ा दिया गया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल रोड्स। तो बेसिकली ये कि ट्रेड के लिए कोई भी अगर इफ देयर इज एनीथिंग गोइंग ऑन दैट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्री ट्रेड, या अगर वो मोनोपोली जनरेट करी है ना, तो उसको खत्म करना, दैट इज शर्मन एंड टाइट्रस्ट एक्ट। आर्टिकल नेक्स्ट में क्या है कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बढ़ाना है, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी हेजमनी या उनकी मोनोपोली जनरेट ना हो जाए। और हेपबर्न एक्ट में वो क्या कर रहे थे कि जो आईसीसी इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन, उसकी बेसिकली पावर्स को इंक्रीज कर रहे थे। अब इस प्रोग्रेसिव रिफॉर्म में ना जो भी प्रोग्रेसिव लीडर्स थे उन्होंने एक्शन लिया ताकि मोनोपोली क्रिएट ना हो, और उनको एक्सप्लॉइट करें, जब मोनोपोली जनरेट करते हैं उनको उनको सील भी कर दिया गया, और साथ साथ क्या किया गया कि बहुत सारा ट्रस्ट जो है आप कह सकते हैं लॉ सूट भी फाइल किया गया। ठीक है। हम्बल लॉ सूट पर्सनालिटी। यार, केस फाइल किया गया, लॉ सूट इज केस फाइल करना कह सकते हो। तो बेसिकली जो शर्मन, अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो
lead किस लोगों की generate ना हो. Like, if there's competition, that should be a healthier one. फिर बात पे ना जाके आई गेस ये शमन एंटी ट्रस्ट एक्ट जो ये अमेंड हो के कोई और एक्ट भी बन गया था. क्लेटन एक्ट आई गेस बन गया था. इसके अलावा जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म की अगर बात करें तो एक उन्होंने इक्वलाइजेशन और आपकी कोऑर्डिनेटर किधर है क्लास. मैं 3 दफा उनकी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट. कासिम आई डोंट नो क्यों उनकी एक्सेप्ट नहीं हो रही. उनको बोले दोबारा से रीज्वाइन कर लें. अच्छा, फिर इक्वलाइजेशन ऑफ टैक्स की अगर बात करें तो स्टार्ट में ये था कि जो बिजनेस क्लास थी ना वो बेसिकली आउट ऑफ टैक्स नेट थी. तो बिजनेस क्लास को बेसिकली जरूरी ये था कि बिजनेस क्लास को भी टैक्स में इंक्लूड किया जाए. पहले उन्होंने क्या किया हुआ था कि बिजनेस क्लास जो है उन्होंने कहा कि यार इनसे हम टैक्स नहीं लेते बिकॉज दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. तो बिजनेस क्लास को टैक्स नेट से ही बाहर रखा गया था, जबकि देखा जाए तो बिजनेस क्लास को ही टैक्स नेट में होना चाहिए था. लेकिन खैर बिजनेस क्लास पहले जो थी वो टैक्स नेट से बाहर थी. गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया विच इज कॉल्ड द फेडरल इनकम टैक्स एक्ट. और फेडरल इनकम टैक्स एक्ट में ये था कि एवरीबडी गेटिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम ना उस पर टैक्स लगना लाजिम था. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि थोड़े टाइम बाद ना कहा कि ये जो आप इनकम टैक्स एक्ट है दिस इज नल एंड वाइड. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है इस तरह के टैक्स इम्पोज करने का, तो इसीलिए ये जो फेडरल इनकम टैक्स एक्ट है ये नल एंड वाइड है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया. तो हम अमेंडमेंट कर लेंगे तो ऑब्वियसली फिर तो टैक्स इस एक्ट को लीगलाइज किया जा सकता है. तो एक 16th अमेंडमेंट पास होती है अमेरिका में, हार्वर्ड टैफ्ट. ठीक है, विलियम हार्वर्ड टैफ्ट वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. तो उसने पास विलियम हार्वर्ड टैफ्ट जिसकी वजह से जो फेडरल इनकम टैक्स है वो अप्लाई किया गया. और जब वो अप्लाई किया गया तो इससे क्या हुआ कि इक्वलाइजेशन ऑफ टैक्सेस हो गया. लाइक एवरीबडी वाज अंडर द टैक्स नेट. अच्छा, तो बेसिकली क्या हुआ कि जब अमेंडमेंट की गई तो जी गवर्नमेंट जब चाहे अमेंडमेंट कर सकती है, बट इट्स जस्ट दैट अमेंडमेंट हैज टू बी पास्ड फ्रॉम द अपर हाउस, फ्रॉम लोअर हाउस एंड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स. पास हो जाती है अमेंडमेंट तो पास कर सकती है अमेंडमेंट, कोई मसला नहीं. तो खैर जब 16th अमेंडमेंट पास होती है और 16th अमेंडमेंट बेसिकली कांग्रेस को ये परमिशन देती है, ये कांग्रेस को ये अथॉरिटी देती है कि वो टैक्स इम्पोज कर सकता है बोलना किसी है भी बोलो इनकम जल्दी से. पे. ठीक है, नो मैटर व्हाट द सोर्स ऑफ इनकम इज. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जब अमेंडमेंट पास कर ली फिर बेसिक आवाज आ रही है. आई एम रियली सॉरी, मेरे इंटरनेट को पता नहीं क्या मसला होना शुरू हो गया. एम आई ऑडिबल? खैर जब अगर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ ना तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर लाइक 30 सेकेंड्स और दोबारा कनेक्ट
हो जाएगा, क्योंकि मैंने अब डिवाइस वैसे ऑफ करके ऑन किया, तो आई गेस अब तो खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई थी। अच्छा, इक्वलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। आगे अगर हम बात करें प्रोग्रेसिविज्म में, तो फिर विलियम हार्वर्ड टैफ्ट ने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट भी करना शुरू की। ठीक है, अब वो किस तरह से करना शुरू की कि उस टाइम जो जर्नलिस्ट थे ना, वो ये कहते थे कि जो सेनेट है, सेनेट इज अ रिच मैंस क्लब, कि जितने भी सेनेट में लोग हैं, दे ऑल दो रिच वेल्दी पीपल, और जो पीपल ऑफ इन अथॉरिटी है, बस वही लोग हैं सारे सेनेट में। तो विलियम हार्वर्ड टैफ्ट ने एक 17th अमेंडमेंट पास की, और 17th अमेंडमेंट जो पास करती है ना, उसमें बेसिकली गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी कि वो सेनेट के मेंबर्स को इलेक्ट करे। ठीक है, तो इलेक्ट करेंगे तो फिर इलेक्शन होगा सेनेट के मेंबर्स का। तो बेसिकली ये जो आई गेस ये जब पास हुई थी 17th अमेंडमेंट, तो 1912 के अराउंड पास हुई थी ना, तो उसमें ये था कि उन्होंने ये कहा कि जो वोटर्स हैं, दे कास्ट द वोट डायरेक्टली फॉर द यूएस सेनेटर्स। ठीक है, तो यूएस सेनेटर्स के लिए वोटर्स जो है वो वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले तक जो सेनेटर्स थे वो स्टेट के लेजिस्लेचर जो है वो चूज करे थे। ठीक है, तो सेनेटर्स जो थे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो रहे थे, बट दे वर एक्चुअली गेटिंग सेलेक्टेड। तो 17th अमेंडमेंट पास करी उन्होंने, ताकि जो सिस्टम है पूरा उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, और लोगों को ये ना लगे कि जो सेनेटर्स हैं सारे, या जो भी सेनेट में जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं, दे ऑल आर गेटिंग सिलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर themselves। कहा गया कि हर स्टेट में से दो दो सेनेटर्स होंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको एक दफा पहले भी बताई थी कि अमेरिका में जो सेनेट है, विच इज द अपर हाउस में देयर आर 100 सीट्स, और हर स्टेट की दो दो सीटें हैं, विच मीन्स हर स्टेट से दो दो सेनेटर्स जो हैं वो सेनेट में होते हैं, एंड दो सेनेटर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो सेनेटर्स चूज करते हैं। ठीक है, फिर से हर स्टेट जो है वो दो दो सेनेटर्स सिलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है थ्रू प्रॉपर इलेक्शन, और ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है सेनेटर्स का। खैर, जब सेनेटर्स जो हैं वो 50 स्टेट से, नो देयर आर नो मेंबर्स इन सेनेट फ्रॉम द कैपिटल वॉशिंगटन डीसी से कोई भी सेनेट में नहीं होता। वॉशिंगटन डीसी से सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेंबरशिप होती है, सेनेट में नहीं होती। ठीक है, अब बेसिकली आप ये देखें कि हर स्टेट से, अब स्टेट बड़ी है स्टेट छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी स्टेट होगी छोटी स्टेट होगी, नंबर ऑफ सेनेटर्स बराबर है। पॉपुलेटेड स्टेट होगी नॉन पॉपुलेटेड स्टेट होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ सेनेटर्स क्या है, बराबर होंगे। ये बेसिकली ये करने का मकसद क्या था कि जो इलेक्शन में जो भी करप्शन वगैरह होती है, जो भी रेगिंग वगैरह होती है, उस पर कंट्रोल किया जाए, और लोगों की बात रियलाइज कराई जाए कि जो सिस्टम है इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और लोगों को बेसिकली एक्सेस भी दी गई कि बेसिकली कितनी जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो पीपल हुआ आ रहे हैं पार्टी फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहे वो बेसिकली कर सकते थे। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट की तरफ अमेरिका को लेकर जा रही थी। ठीक है, आर वी गुड? चलिए, सही होगा। फिर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया। सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट बेसिकली ये है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली बनाई गई कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी, बेसिकली आप ये देखिए ना कि लोकल गवर्नमेंट, आपको पाकिस्तान के सिनेरियो में पता होगा कि लोकल गवर्नमेंट जब भी होती है ना, तो गवर्नमेंट जो है वो बेहतर तौर पे डिलीवर करती है। अब लोकल गवर्नमेंट के फंक्शनल होने से मुराद ये है कि आपको ये पता होगा ना, ये नाजिम और जिला नाजिम वगैरह पूरा पूरा सिस्टम पता है ना, तो वो लोकल गवर्नमेंट में ये होता है ना कि आप अपने ही इलाके से एक बंदे को इलेक्ट करते हो। ठीक है, तो अब वो बंदा जो होता है ना, जो इलेक्ट किया जाता है, जो नाज़िम वगैरह बनाया जाता है, वो बेसिकली आम आवाम की एक्सेस में होता है ज्यादा। अगर आप ब्यूरोक्रेसी को भी देखें तो लेट्स सपोज अगर आप एसी जाके किसी भी, लेट्स सपोज एक बंदा कोई जमीर इस्लामाबाद में पला पड़ा है और वो एसी जाके सिंध लगा दिया जाता है, तो दैट पर्सन मे नॉट बी वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ सिंध, राइट? तो ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव इसलिए होता है कि उन्हीं के लोगों में से द पीपल हु हैज एक्चुअली विटनेस दोज प्रॉब्लम्स इटसेल्फ,
वो उन्हीं उसी जगह पे जब इलेक्ट हो जाता है या माइनर इश्यूज पता नहीं कम्युनिटी के लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको बेहतर तौर पे एड्रेस किया जा सकता है। तो ये कहा जाता है कि जो प्रोग्रेसिव लीडर्स थे ना सबसे पहले ना उन्होंने उनकी जो द थिंग दैट कॉट देयर अटेंशन वाज कि हमारी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है बल्दियाती निज़ाम जो है उसकी तरफ बेसिकली उनके फोकस ज़्यादा गया। फिर उन्होंने एक सिटी मैनेजर स्कीम बनाई। सिटी मैनेजर स्कीम में ये थी कि हर शहर को उन्होंने कहा कि एवरी सिटी विल बी गवर्न बाय मैनेजर। ठीक है, मतलब एक सिटी जो है ना, एक सिटी को गवर्नेंस है वो किसके हाथ में होगी, एक मैनेजर के हाथ में होगी। और वो मैनेजर बेसिकली वही सारे वो करेगा फंक्शन होंगे जो लेट्स सपोज एक कंपनी में एक सीईओ के होते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि देवर डिफरेंट स्टेप दैट दे टुक फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ फूड्स या प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स वगैरह। तो एक एक्ट पास होता है, हाँ मैनेजर आप मेयर कह सकते हैं तहजीब। तो अगर एक एक्ट पास होता है जिसको कहते हैं प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट। अब प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट जो 1906 में पास होता है, जो रूजवेल्ट पास कराते हैं, उसमें ये था कि उन्होंने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे अगेंस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एडल्टरेशन। एडल्टरेशन क्या होता है? एडल्टरेशन होता क्या है? जबान नस्ल तो एडल्टरेशन नहीं होता। मिक्सिंग, फूड की मिक्सिंग को आप कह सकते हैं एडल्टरेशन होता है, लाइक टू मेक इम्प्योर व्हाट इज प्योर। एडल्ट्स आर द यूथ, नॉट एडल्टरेशन, मिलावट करना। ठीक है। क्लास का ये प्रश्न, क्लास का ये प्रश्न। हाँ, जैसे मिल्क प्लस वाटर, उसमें उम्र क्या है, मिल्क प्लस वाटर के दूध में पानी मिला दिया तो दैट इज आल्सो एडल्टरेशन। तो ये एक्ट पास किया गया, इससे ये चेक करना था कि बेसिकली ये जो खाने वगैरह में मिलावट ना की जाए। फिर एक मूवमेंट स्टार्ट होती है विच इज कॉल्ड द टेम्परेंस मूवमेंट। ठीक है, टेम्परेंस मूवमेंट में बेसिकली ये है कि लोगों ने ना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने, लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग दैट अल्कोहल शुड बी बैंड। ठीक है, तो जो वुड्रो विल्सन था उसने 18th अमेंडमेंट पास कर ली। और 18th अमेंडमेंट जो पास की उसमें ये था कि जो अल्कोहल है उस पर बैन कर देते हैं। ठीक है, तो एक आके जो बेसिकली हम क्या है कि अमेरिका में जो अल्कोहल की जो प्रोडक्शन वगैरह है, उसको हम रोक देते हैं। ये भी प्रोडक्शन क्या क्या से बेहतर आप ये कह सकते हैं कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया। अभी ये से जो बेसिकली अगर टेक्स्ट में आपको बता दूं नीथ अमेंडमेंट का, तो ये था कि मैन्युफैक्चर, सेल और ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड्स जो हैं उनको प्रोहिबिट कर दिया गया। मैन्युफैक्चर पे, सेल पे और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड्स, इन पे रोकथाम कर दी गई। अब जब बेसिकली देखिए वो मैन्युफैक्चर नहीं करने दे रहे, खुलेआम सेल नहीं करने दे रहे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे प्रोहिबिशन लगा दी है, तो अल्कोहल की स्मगलिंग स्टार्ट होगी बिकॉज दे वर ऑलरेडी लाइक ऑफ दिस थिंग कि वो लोग पहले भी पीते थे। तो अब जब स्मगलिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई, तो इट वाज बेटर कि रादर देन आप कह सकते हो कि फेवरिंग द स्मगलिंग, इससे बेहतर ये है कि अल्कोहल को अलाउ कर दिया जाए। क्योंकि जब अमेरिका बना था तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग वाज दैट अमेरिका वाज गोइंग टू बी अ सेक्युलर स्टेट। और रिलीजन और स्टेट पॉलिटिक्स या रिलीजन और स्टेट जो है उसका आपस में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। और रिलीजन जो है, जो स्टेट है ना अमेरिका के, द स्टेट ऑफ अमेरिका डज नॉट हैव अ रिलीजन। ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ रिलीजन के लोग इकट्ठे को एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंस रिलीजन जो है इट्स अ पर्सनल मैटर, तो जो अल्कोहल एंड एट्रीब्यूटिंग इट टू द रिलीजन कि यार मजहब में नहीं अलाउ और ये इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड है और ये नहीं पीना चाहिए, ये चीजें इट्स अ पर्सनल चॉइस। तो इसलिए ये 18th अमेंडमेंट को रिपील करने के लिए 21st अमेंडमेंट आती है, एंड थ्रू दिस 21st अमेंडमेंट अल्कोहल वाज अलाउड। तो वुड्रो विल्सन ने बैन किया अल्कोहल को और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अलाउ कर दिया। ठीक है।
सही हो गया? गुड। फिर बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए भी वुड्रो विल्सन ने बेसिकली एक्ट पास किए, जिसमें से पहला एक्ट जो है दैट इज अंडरवुड टैरिफ एक्ट। ठीक है, जो वुड्रो विल्सन ने अंडरवुड टैरिफ एक्ट पास किया तो वो उसने क्या किया, उसने कि जो टैरिफ पॉलिसी थी उसको थोड़ा सा चेंज किया। उसने क्या किया कि जो भी जरूरी आइटम्स थे, लाइक एसेंशियल आइटम्स में आप ये कह सकते हैं कि आइटम विच आर ऑफ द डेली यूज, उन सारे आइटम्स को उन सारे आइटम्स को टैरिफ लिस्ट से निकाल दिया गया। ठीक है, कि इन पे टैरिफ हम नहीं लगाएंगे, क्यों? देखिए वो तो एसेंशियल आइटम्स, और एसेंशियल आइटम शुड नॉट बी यूज, मतलब अब देखो लेट्स सपोज अगर आप लोगों को रोजमर्रा की चीजें प्रोवाइड करने के लिए टैक्स देना शुरू कर देंगे, तो व्हाई वुड दे वांट टू लिव इन अ फ्री स्टेट? फिर तो मतलब गुलामी की जिंदगी ठीक है, वहां भी ऐसे ही था तो भी ऐसे ही था, तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग फॉर दैट? बावजूद ठीक है, तो इस मतलब तरह से क्या हुआ कि निकालने उन्होंने, की मेरे को वो है मैं यूज कर हाँ, इस तरह से ये हुआ कि उन्होंने टैरिफ लिस्ट में से बहुत सारे बेसिक कमोडिटीज या रोजमर्रा की जो भी आइटम्स है उनको निकाल दिया गया, फूड आइटम्स बेसिकली। तो ये कहा गया कि इनिशियली ये था कि 100 आइटम्स थे जीरो टैरिफ लिस्ट में, और ये आइटम्स जो है फिर एक 958 आइटम्स तक रिड्यूस ड्यूटीज के लिस्ट में डाल दिए गए। तो फिर एक तो ये किया गया कि इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट, जैसे हमने थोड़ा पहले पढ़ा है कि इनकम टैक्स एक्ट लगाया गया, तो साथ साथ में फिर ये भी किया कि टैक्स का बर्डन जो है वो उन लोगों पे शिफ्ट किया बेसिकली जो कि टैक्स देना अफोर्ड कर सकते थे। लाइक लेट्स सपोज एक बंदा जो है वो 20,000 कमा रहा है, वो क्या टैक्स देगा भाई? वो नहीं दे सकता टैक्स ना। लेकिन एक बंदा अगर 2 लाख कमा रहा है तो वो टैक्स दे सकता है। तो जो बर्डन ऑफ टैक्स है, हाँ जी तेजी, डेली यूज आइटम खाने पीने जो भी में आगे चीनी पत्ती दूध, आटा चावल तेल, ये सारी आपकी डेली यूज की चीजें, ब्रेड बटर, ऑल ऑफ दीज आर द डेली यूज कमोडिटीज, फूड आइटम्स की बात हो रही है ना। तो बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो उन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया जो कि उनको अफोर्ड कर सकते थे। फिर एक फेडरल रिजर्व एक्ट पास होता है 1913 में, और उसने मुल्क को ना, पूरे मुल्क जो भी अमेरिका की जितनी स्टेट्स थी उनको 12 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि दो तीन जो स्टेट्स हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर आ रही थी। ठीक है, तो जब 12 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया तो हर डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने एक फेडरल रिजर्व बैंक बनाया। वो इसलिए बनाया ताकि जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी बेहतर तौर पे डेवलप किया जा सके, इफेक्टिव एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम उनको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, आर वी गुड? गुड टिल हियर? गुड। बोर तो नहीं हो रहे आज के लेक्चर से आप लोग? नींद आ रही है? अच्छा लिखो लिखो। नींद क्यों? नींद तो फिर टाइम है ना नींद का, रोजा में चलो आती है नींद। खैर अब तो छुट्टियां होने वाली, थोड़े दिन रह गए क्लासेस के, फिर छुट्टियां होंगी ईद की। आज इसलिए टॉपिक ये बोर है ना, मैं क्या इसमें तुम लोग इतना आज लाइक जोश और उल्लास से इसमें पढ़ूं? क्यों साजिद, मेरी आवाज में ठीक नहीं आ रही? डिस्कनेक्ट तो 2 दफा ही हुआ है लेकिन आवाज, नेट खराब है मेरा। इंशाल्लाह नुमान, इंशाल्लाह। क्लियर एंड लाउड, चलो गुड। नजमुल हसन, मैं सियालकोट इंसिडेंट पे क्यों कमेंट करूं ऐसे? मैं तुम लोगों को क्या करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ? और अगर मैं पढ़ा भी रही होती तो फिर मैं कमेंट ना करती सियालकोट इंसिडेंट पे। सॉरी, नो ओपिनियंस।
कबूतरों की आवाज भी आ रही है, चलो ठीक है, फिर तो मतलब नेट सही चल रहा है। नींद उड़ाने के लिए कह रहे हो? नहीं, वी कैन टॉक अबाउट समथिंग एल्स टू। हे यार, व्हाट, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स लाइक दीज, पहले भी और अभी भी हुए और आगे भी होंगे। खैर, आई कैन नॉट से दैट वन side is wrong, and I cannot take a side of any of the side. I believe that we are the and they are the public representatives. तो थोड़ा फर्क तो होता है, लेकिन खैर इट्स लाइक कम comment, खैर मैं और क्या करूँ, I guess it's well explanatory what I said. बट या ये है कि थोड़ा बात करने का तरीका बेहतर हो सकता है हर चीज में। आपको लेट्स सपोज अगर आपने किसी को बात समझानी है, बिकॉज आई इन माई ऑफिस आई ऑल्सो डील विद अ लॉट ऑफ पीपल, और आपके स्टाफ में भी इतने लोग होते हैं जिनसे आप डील करते हो, एंड एवरी अदर डे वो ऐसा कोई काम करते हैं जो आपको पता होता है कि ये गलत हो रहा है और ये ठीक नहीं। बट इट्स नॉट लाइक कि यू स्टार्ट येलिंग एट देम, दिस इज रॉन्ग। You don't yell at people. You only yell when you do not have a strong point. अगर आपको अपनी बात किसी को कहनी होती है तो आप आराम से भी कह सकते हो, आपकी बात में वजन होना चाहिए, आवाज में शोर नहीं होना चाहिए। है दैट आई बिलीव है, लेकिन ये है कि एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग थिंग्स, और इट्स नॉट लाइक कि हर बंदे की इरादा या इंटेंशन खराब होती है अगर वो उस समय बोलते हैं, सभी बड़ा मोर एग्रेसिव देन अदर्स, एंड इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर, इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि मुंह का महल गलत हो सकता है, बट बात शायद गलत ना हो। नहीं चलो खैर है, कोई बात नहीं। उसको कौन सा उसने कहा है, उसने तो एम एफपीसी वालों को रगड़ दी है और तो किसी कुछ नहीं कहा। लेकिन चलो यार, ये चीजें होती रहती हैं। और अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे आप हाइप चेक करो ना इस चीज की, सारे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हुए बैठे थे। लाइक ट्विटर तो रोला मचा हुआ था ट्विटर पे ना। और वो देखिए उस पे भी तो रोला मचा हुआ है न्यूज में, जो क्या नाम है उस बंदे, नकली शाहरुख खान, साइड लोधी, उस पे भी तो रोला मचा हुआ था। उसने जॉन एलिया के शेर को गलत कह रहा था। कौन सा अकाउंट डीएक्टिवेट किसने किया प्रोटेस्ट मरियम? मैंने तो डीएक्टिवेट नहीं किया अकाउंट, मेरे जान मेरे मैं शायद 150 लोगों को फॉलो करेंगे उनमें से, आई डोंट थिंक किसी ने भी डीएक्टिवेट किया अकाउंट। आई डोंट नो, प्रोटेस्ट क्या, क्या चाहते हैं वो क्या करे? सॉरी तो बोल दिया उसने मेरे ख्याल से, तो फिर वो क्या चाह रहे, क्या करे? नहीं, मेरे यहाँ से 46 वालों ने डीएक्टिवेट नहीं किया, बाकियों ने फिर क्या करना? आई डोंट थिंक सो। मैं यहाँ पे एक बंदी देख भी लेती हूँ। नहीं, people have not deactivated their accounts. They won't. यार, there are always two sides of a story ना, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो खैर, अल्लाह अब हो गया जो हो गया। हाँ, वैसे डीएक्टिवेट करने से क्या होगा? तो खैर, आई डोंट नो, आई मैंने नहीं देखी वैसे ये ट्वीट डीएक्टिवेशन की। मैंने तो नहीं किया, मैं तो नहीं कर रही, मैं क्यों करूँ डीएक्टिवेट? That like today is a platform to voice your opinions. Why would, हाँ मीम्स तो बहुत बने यार, लेकिन अब बेसिकली हमारे मुल्क में one of the favorite hobby of the young generation is to make memes and to send memes. हाँ, I've seen that, Mariam.
But hey, this is life. It happens. हाँ वैसे देखा जाए हमारे मुल्क में ना वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. हमारे पास खाने लेट्स सपोज पढ़ने खाने जॉब पे जाने के अलावा कोई काम लाइक वी डू नॉट हैव एनी एक्टिविटी. और अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकली द पीपल हु आर लिविंग इन अगर इस्लामाबाद के लोगों की बात की जाए एंड द एनवायरमेंट ऑफ इस्लामाबाद अगर देखा जाए तो वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू. हमारे पास क्या करने को वी डोंट इवन हैव अ रिक्रिएशनल प्लेस टू गो टू. सिर्फ चले जाओ तो बीच हवा चले तो शारला देता चले जाओ और तो कुछ नहीं है ना. तो ऑल वी हैव इज द सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है. बिकॉज शी टॉक्स लाइक दिस कुछ नहीं होता. ठहरे यार. लाइक बाईगोन्स भी बाईगोन्स. कुछ दिन बाद एक और होगा और इवेंट होगा और ये इस इवेंट को सब भूल जाएंगे और फिर एक और वो उस हाइप क्रिएट हो जाएगी उस नई इंसिडेंट की. और जब उसकी हाइप होगी फिर सोशल मीडिया पे मतलब एक पॉलिटिशियन एक ब्यूरोक्रेट एक शहर में बैठे हुए थे और पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो है ना वो पागल हो गया था इस पे. एंड पीपल हु आर ट्वीटिंग ऑन इट उनका ना पॉलिटिक्स से और ना ही ब्यूरोक्रेसी से कोई ताल्लुक है. मैं इस्लामाबाद के बर्गर्स को बिल्कुल बुरा नहीं कह रही. मुझे इस्लामाबाद में रहते भी कुछ 6 साल हो गए लेकिन आई एम नॉट अ बर्गर ऑफ इस्लामाबाद एट ऑल. आई एम वे टू देसी. और ऊपर से ये कि देखा जाए तो कुछ भी है ना. एक हम हाइकिंग पे जा सकते हैं एक हम पीस हवा जा सकते हैं कि चलो यार जाके वहाँ तख्तारी लेके चले जाए बैठ बैठ के कर लेते हैं. और क्या करें इस्लामाबाद में. लेकिन देखिए यार इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. when you have chosen this job of being a civil servant and a public servant ना फिर तो लोगों से भी गालियां सुननी पड़ती हैं. वो तो फिर पॉलिटिशियन लोग आके आपको मुंह पे सुना देंगे और सुनाएंगे लोग. जब उनका काम नहीं करेंगे तो वो सुनाएंगे. देखो तुम लोग अगर अफसर बनना अफसर शाही तो नहीं है यहाँ पे कोई. तुम लोग अफसर बनने का मतलब ये नहीं है कि ऑल यू विल डू इज टू लाइक अपनी बस फलाह व बहबूद के लिए काम करोगे. नो. you are if you are choosing this job that means you want to serve the people and obviously personal privileges come with that job. जब इतने लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे तो इतने लोग जब आप पे डिपेंडेंट है आपके साइन करने पे डिपेंडेंट है तो दैट मीन्स दैट इज योर अथॉरिटी. But that doesn't mean that you use that authority to hurt people. Don't do that. देखिए गवर्नमेंट सर्विस में there is very meager salary. ठीक है. All you have is the public interaction, the respect, and you can gain that respect by working for the people. अगर आपको लगता है कि if you're just going to like अपनी uh, अपने लिए अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे then don't opt this service. अपना बेनिफिट नहीं है इतना इसमें. The only benefit you will get is the respect. वो भी earn करनी पड़ती है. और नमाज के लिए ब्रेक में 10 मिनट बात ना दे दूं. जी अजान यहाँ भी नहीं हुई अभी तक इसलिए कि 10 मिनट बाकी थी नमाज की. ठीक है. नहीं वो नमाज का टाइम थोड़ा देर हो जाता है अक्सर. 10 मिनट में देती ब्रेक. सब्र करो. अच्छा ये हो गया. आगे हम पढ़ते हैं क्लेटन एंटी ट्रस्ट एक्ट. अब बेसिकली इस एक्ट में ना ये किया जा रहा था कि कंपटीशन को बढ़ाने के लिए या रिड्यूस करने के लिए ना प्राइसेस कमोडिटीज की प्राइसेस को रेगुलेट किया जा रहा था. तो ये एक्ट पास हुआ. इस एक्ट ने क्या किया कि रोका के बेसिक गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी जनरेट की कि जो प्राइस रेगुलेशन है वो नहीं करनी. ठीक है. प्राइसेस शुड फ्लोट फ्रीली इन द मार्केट डिपेंडिंग अपॉन दैट फिनोमेना ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इट शुडंट बी लाइक कि गवर्नमेंट उसको इंटरवीन करके प्राइस को रेगुलेट कर रही है.
फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो लेबर्स थे उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना था। फिर जो लेबर यूनियंस थी उनको निकाल दिया गया एंटी ट्रस्ट एक्ट वगैरह में से, क्योंकि लेबर यूनियंस जो है दे हैव अ लीगल एंटिटी। और लेबर यूनियंस को अगर आप उसको सील कर रहे हो या उनको कंट्रोल कर रहे हो, उनको अपने बेसिकली आप कह सकते हैं कि लेबर यूनियंस को अगर आप ना उनके राइट्स के लिए अगर वॉइस या प्लेटफॉर्म नहीं जनरेट करने दे रहे तो दैट इज रॉन्ग। तो उन्होंने क्या किया, एक तो प्राइस रेगुलेशन को कहा कि नहीं होनी चाहिए, प्राइसेस शुड नॉट बी रेगुलेटेड, कि कंपटीशन को बढ़ाया जाए, कम करने के लिए प्राइस को रेगुलेट नहीं करना। लेबर्स के जो इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करने की कोशिश की, और लेबर्स के इंटरेस्ट किस तरह प्रमोट किए कि लेबर यूनियंस को पे बैन शैन वगैरह सब खत्म कर दिया गया। फिर एक फेडरल ट्रेड कमीशन बनती है, और फेडरल ट्रेड कमीशन में क्या किया उन्होंने कि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, कि लेट्स सपोज अगर एक कमोडिटी दूसरी जगह जा रही है और उस पर कोई टैक्स दिया जा रहा है, या उसको प्रॉपरली अपनी बेहतर फॉर्म में लाइक प्रॉपर फॉर्म में वहां तक नहीं पहुंचाया जा रहा, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी उन पे कंट्रोल करने के लिए उन्हें फेडरल ट्रेड कमीशन बनाया गया, कि एक प्रॉपर कमीशन जो होगी वो ट्रेड प्रैक्टिसेस को देखेगी कि फेयरली ट्रेड जो है वो ट्रेड के सारे जो लॉज वगैरह वो फेयरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर एक वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट बना गया 1916 में। तो वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट में ये था कि जो वर्किंग आवर्स थे उन्होंने 8 घंटे फिक्स कर दिए, कि जो भी एम्प्लॉयज होंगे दे विल वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, और बेसिकली जब ये वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट बनाया गया, तो ये जो इंटर स्टेट रेल रोड्स बन रही थी ना, उसकी कंस्ट्रक्शन में जो एम्प्लॉयज और जो लेबर्स वगैरह काम कर रहे थे ना, बेसिकली उनके लिए बनाया गया था इनिशियली। फिर इसके बाद ये हुआ कि एक फेडरल एयर रोड एक्ट भी बनाया गया, ताकि ये जो एक्ट बनाया गया इसने क्या किया कि बेसिकली फंड जनरेट किए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। बात समझ आ गई है? गुड। इसके बाद एक वुमेन सफरेज है। वुमेन सफरेज इज बेसिकली अ मूवमेंट। ठीक है, तो वुमेन सफरेज से पहले ये था कि औरतों को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे, कि औरतें जो थी वो इलेक्शन में वोट ही नहीं कर सकती थी। लाइक देख लें अमेरिका जो है वो 1916-17 के करीब पहुंच रहे हैं, और तब तक कोई भी बेसिकली वुमेन सफरेज मूवमेंट ही नहीं थी, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो वोटिंग राइट्स ही नहीं थे अमेरिका में। तो ये आप कह सकते हो कि जो आपकी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो भी है ना वो यहीं से स्टार्ट होती है। जिन लोगों ने बेसिकली पढ़ा है ना जेंडर स्टडीज उनको पता होगी ये बात। गाइस एम आई ऑडिबल? आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर। सिर्फ थोड़ी सी देर डिस्कनेक्ट हुई थी। अच्छा, तो हम ये पढ़ रहे थे बेसिकली कि जो वुमेन सफरेज मूवमेंट है ना वो स्टार्ट होती है, एक एसोसिएशन बनती है विच इज कॉल्ड द नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन, और ये बेसिक एसोसिएशन बनती है ताकि औरतों को वोटिंग राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। तो ये कहा जाता है कि इस सफरेज मूवमेंट से ना और बहुत सारी फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हैं वो ओरिजिनेट हुई, जो थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है वो यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। तो एक फिर इसके लिए वुड्रो विल्सन ने एक 19th अमेंडमेंट पास की, और 19th अमेंडमेंट के थ्रू वुड्रो विल्सन ने औरतों को वोटिंग राइट्स दिए। बेसिकली अगर पूरा मैं आपको टेक्स्ट बताऊं इस 19th अमेंडमेंट का, तो वो ये था कि द राइट ऑफ द सिटीजंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू वोट shall not be denied or abridged by the United States or any state on account of sex। कि सेक्स की बेसिस पे यू कैन नॉट डिनाई anybody's right to vote। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे वुमेन राइट्स ऑफ वोट एंड पर्सन हैविंग एनी सेक्स उसके राइट ऑफ वोट को प्रमोट किया जा रहा है थ्रू द 19th अमेंडमेंट। सो इन अमेरिका एनीबडी कैन वोट, अनलाइक इन पाकिस्तान। ठीक हो गया? आर बी गुड?
अच्छा, फिर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट होना शुरू होगी। दो बंदे का नाम है विलियम जेम्स और जॉन डूई। इनके दो लोग फेमस है जिन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल वर्क किया। गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल लॉज पास किए कि लोगों को जो फ्री प्राइमरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो अमेरिका में भी देखा जाए गवर्नमेंट स्कूल होता है उसमें इनिशियली पीपल डोंट हैव टू पे अ लॉट, तो काफी अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं वहां पे। तो वो जो सारे स्कूल्स हैं उनके डिफरेंट लॉज पास किए गए ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। फिर अगर हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो लोगों को, अब देखिए ना, अब गिल्टेड एज से निकालने के लिए लोगों को की बेहतरी बेसिकली मकसद था कि लोगों को बेसिकली इंसेंटिव दिए जाए, सब्सिडीज दी जाए, लोगों को ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ज्यादा डेवलपमेंट कर सके। तो एक फेडरल फार्म लोन एक्ट पास होता है 1916 में, और ये वुडरो विल्सन पास करता है। तो फेडरल फार्म लोन एक्ट में क्या था कि मॉर्गेज, मॉर्गेज का आप लोगों को आइडिया है क्या होता है मॉर्गेज? हाँ, हाउस लोन आप कह सकते हैं। बाइंग हाउस ऑन लीज, यस दैट्स अप्रोप्रिएट। देखिए लेट्स सपोज अगर मॉर्गेज का जो फिनोमेना है दैट इज वेरी प्रेवलेंट इन इंग्लैंड। तो इस तरह से होता है कि यू बाय अ लैंड, यू पे अ डाउन पेमेंट फॉर दैट हाउस, और देन यू पे ऑन मॉर्गेजेस फॉर दैट, कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट एक जा रही होगी, तो दैट इज मॉर्गेज, दिस यू आर पेइंग मॉर्गेज फॉर दैट हाउस। तो वो फिर ये होता है कि आफ्टर लाइक 10 ईयर्स 20 ईयर्स जब वो सारी मॉर्गेजेस पूरी हो जाती हैं, तो दैट हाउस और दैट लैंड बिकम योर्स कंप्लीटली। तो थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट पे बेसिकली होता है मॉर्गेज में। यहाँ पे अगर आप देखें, लेट्स से आप कहते हो कि यू आर परचेजिंग अ कार, ठीक है? क्यों लो इंटरेस्ट लोन क्यों नहीं होते सारे, क्यों नहीं होते? हाँ जी, क्योंकि फेडरल फार्म लोन एक्ट है ना, तो दैट वाज फॉर फार्मर्स। हाँ यार, पीएम हाउसिंग स्कीम में तुमने किसी ने लिया नहीं? पीएम हाउसिंग स्कीम में किसी का नाम नहीं आया? हम्म, सही। अच्छा चले, तो फेडरल फार्म लोन एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वुड्रो विल्सन ने ये एक्ट पास किया, और इसमें ये था कि जो फार्मर्स थे ना उनको बेसिकली लोन प्रोवाइड किए गए, लाइक एट वेरी लो इंटरेस्ट। मतलब आप कह सकते हो कि, देखिए आई अंडरस्टैंड कि हर चीज का एक्ट है, एंड आई अंडरस्टैंड कि हर चीज याद नहीं रहेगी। जितनी याद रह सकती है उतनी तो करें। अगर रोजाना का रोजाना लेक्चर याद रखेंगे तो हर एक्ट भी याद रहेगा। ठीक है, तो लोगों को, फार्मर्स को मॉर्गेज लोन्स प्रोवाइड किए गए थोड़े इंटरेस्ट पे, लाइक 5, लाइक लेट्स सपोज अगर आपको एक चीज 5% इंटरेस्ट पे मिल रही है, तो दैट इज लाइक नथिंग। ठीक है, तो लोगों को 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड की जा रही थी, जमीनें वगैरह। फिर एनमैन एक एक्ट है विच इज कॉल्ड द एनमैन एक्ट ऑफ 1902। तो ये रूजवेल्ट ने पास किया, और इसके अंदर बेसिकली ये था कि गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अकॉर्डिंग, आप कह सकते हो, डिफरेंट पैक्ट्स किए कि वो डैम्स बनाएंगे, टनल्स बनाएंगे, और इरिगेशन के लिए रिजर्वॉयर्स या डिचेस वगैरह बनाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस तरह हो रही है कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन है तो दैट वाटर विल बी यूज फॉर द इरिगेशन पर्पज। टनल्स बनाए जा रहे हैं ताकि पानी की निकासी वगैरह का जो सब कुछ है वो प्रॉपरली हो जाए, और डिचेस वगैरह जो है वो बनाने के कहेंगे। फिर एक आइडिया विच इज कॉल्ड द विस्कॉन्सिन आइडिया। विस्कॉन्सिन आइडिया बेसिकली दिया था एक बंदा, उसका नाम है रॉबर्ट एम ला फोले, इसका नाम है। उसने विस्कॉन्सिन आइडिया दिया, और उसने बेसिकली जो आइडिया दिया उसका ये कहा जाता है कि उसने एक ब्यूरो ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया, और कहा कि जो ब्यूरो ऑफ एक्सपर्ट्स है ये एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइस करने के लिए। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ एक्सपर्ट्स क्या करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइस करेंगे दैट हाउ टू गो अबाउट द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ टू डील विद द पीपल।
ठीक हो गया। तो इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं। आप लोग अब ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद आएंगे तो हम पढ़ेंगे यूएसए इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक हो गया। चलिए ब्रेक करें जल्दी से एंड कम बैक इन 10 to 15। यूएस जो है उसने अपनी एक पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी मेंटेन किए हुए रखी थी और उसने कहा था कि हम दूसरों के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवीन वगैरह नहीं करेंगे और ना ही अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में किसी को इंटरवीन करने देंगे। तो यूएस वाज कीपिंग दैट पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन एंड दैट पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी फॉर सो लॉन्ग। लेकिन ऐसा क्या हुआ दैट यूएस हैड टू इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट बेसिकली इंटरवीन इन वर्ल्ड ये वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 1 में हम फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें पता है कि यूएस हैड प्रोक्लेम्ड न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन की भी थी यूएस ने। फिर बेसिकली जो इमीडिएट रीजन विच बेसिकली आप कह सकते हो ना कि इग्नाइटेड दिस थिंग इन यूएस कि आपने वॉर में इंटरवीन करना है, वो ये था कि जो जर्मनी था ना, जर्मनी वाज अटैकिंग अमेरिकन शिप्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि सबमरीन वॉरफेयर शिप्स। ठीक है, सबमरीन वॉरफेयर शिप्स। तो बेसिकली क्या है कि जो जर्मनी है वो अमेरिका की शिप्स पे अटैक कर रहा था। ठीक है, अब जो सब अमेरिका की जो भी जो ट्रेड वाली कोई शिप्स थी, जो मर्चेंट शिप्स वगैरह से कहते हैं, उस पे ना बेसिकली जर्मनी वाज अटैकिंग और लोकल शिप्स पे अटैक कर रहा था। तो जब शिप्स पे जब अटैक कर रहा था ना, तो उसकी रिटेलिएशन में लाइक दिस वाज द उस इमीडिएट फैक्टर ये था कि जब वो शिप्स पे अटैक करे और एक सबमरीन वॉरफेयर में इन्वॉल्व हुआ है, तो क्या हुआ कि यूएस jumped into the war। और यूएस 1917 में जाके वॉर में लाइक वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन 1914 and it lasted till 1919। ठीक है, 1914 से 1919 तक वर्ल्ड वॉर 1 चली है। जबकि जो यूएस है वो इंटरवीन किया था वॉर में 1917। तो कहा जाता है कि इमीडिएट रीजन तो वॉर का ये था कि जर्मनी अटैक करी थी अमेरिकन शिप्स पे, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ वजूहात हैं। और ये कुछ वजूहात है उसमें एथनिक फैक्टर्स भी हैं कुछ। तो अब देखा जाए कि बेशक जो यूएस है, खैर ये बहुत ही एक मुंडेन सी रीजन है, लेकिन चलें फॉर द सेक ऑफ जस्ट रीजन हम इनको पढ़ ही सकते हैं। तो एक एथनिक फैक्टर भी है कि अ लॉट ऑफ पीपल हु वर लिविंग इन अमेरिका दे केम फ्रॉम यूरोप, राइट, दे केम फ्रॉम इंग्लैंड। तो एक कहा जा सकता है कॉमन कल्चर या ट्रेडिशंस वगैरह की वजह से भी थोड़ी सी उनके साथ एफिलिएशन थी उनकी। दूसरा ये कि जो विल्सन था, वो जो विल्सन जो था, ही वॉज ऑल्सो टिल्टेड टुवर्ड्स इंग्लैंड क्योंकि उसका इंग्लिश लिटरेचर के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत थी। तो कहते हैं वन ऑफ द फैक्टर्स व्हाई यूएस साइड लाइन विद ब्रिटेन फ्रांस वगैरह, तो वो क्या वजह थी? वजह थी वो तो हम पढ़ चुके थे ना, वो जो दो शिप्स थी अमेरिका की और यूरोप की, वो तो अलग खाता था। वो तो जर्मनी की नहीं थी, वो तो यूरोप और इंग्लैंड की शिप्स का था ना। मैं आपको नाम बताया था आप लोगों को, इसका मुझे नाम नहीं याद वैसे। अच्छा, तो अब ये है कि ये भी एक वजह। दूसरा ये था इकोनॉमिक फैक्टर भी था। अब यूएस 1914 में ना इकोनॉमिक डिप्रेशन में था। ठीक है, अब उसमें ये था कि यूएस ने बहुत ज्यादा जो एमिनिशंस वगैरह हैं वो ब्रिटेन वगैरह को बेची दी थी। अब 1917 में जब रशिया में और हाँ, यू कैन से इट्स सॉर्ट ऑफ अ कॉज बट इट्स नॉट एक्चुअली अ कॉज। किताबों में तो खैर इट इज अ कॉज, तो यू कैन राइट इट डाउन, बट इट्स नॉट अ वेरी वैलिड कॉज के लव फॉर द इंग्लिश लिटरेचर इज द कॉज फॉर फाइटिंग वर्ल्ड वॉर 1, ऑब्वियसली नॉट। तो खैर इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर हम बात करें तो एक तो ये कि यूएस ने बहुत ज्यादा जो अपनी एमिनिशन वगैरह हैं वो दी हुई थी किसको? ब्रिटेन वगैरह को। और ये कहा जाता है कि अप्रैल 1917 तक ब्रिटेन फ्रांस और रशिया इन तीनों ने मिलके यूएस से तकरीबन 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स बोरो किए हुए थे। तो अगर लेट्स सपोज यूएस ये ब्रिटेन फ्रांस और रशिया हार जाते हैं उस जंग में, तो इसका मतलब है कि ये जो 2.3 बिलियन डॉलर जो यूएस ने दिए थे वो तो ये वापस ही ना कर पाते ना।
तो इसका मतलब ये था कि अगर ये जीत जाएंगे, ये एलाइज जीत जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि देयर विल नॉन पेमेंट ऑफ ऑल द डेट दैट दे हैड टेकन। तो इन इस पैसे को भी सेव करने के लिए दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई यूएस इंटरवीन्ड in the war, but the immediate cause of why US entered the war was that Germany was attacking American ships. ठीक हो गया? आप लोगों ने बेसिकली मुझे पे आई एम नॉट टीचिंग यू वर्ल्ड वॉर वन, बिकॉज वर्ल्ड वॉर वन आप आया वगैरह में पढ़ेंगे। I'm teaching you why the US role in World War One, because that is what related to war. वर्ल्ड वॉर वन तो खैर बहुत ही वो स्टार की कहानी है। एक बंदे ने असैसिनेट कर दिया दूसरे को और फिर शुरू होगी जंग। तो इट्स अ ह्यूज लॉन्ग स्टोरी। सर्बिया के बंदे ने इसको कर दिया, तो इसमें बहुत सारे है स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। इकोनॉमिक में ये बात है मैं फारूक की पहली बात ये है कि 1914 में यूएस जो है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन में था ऑलरेडी, ठीक है। अब उस टाइम पे एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन था और एक दूसरी बात थी कि उसने ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया को बहुत ज्यादा पैसे जो हैं वो बोरो किए हुए थे, लाइक दिए हुए थे, 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स दिए हुए थे। अब अगर वो लोग हार जाते तो वो यूएस पैसे वापस तो ना कर पाते ना। तो यूएस का मतलब यूएस और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता। तो इस अपनी इकोनॉमी को भी संभालने के लिए एंड इन ऑर्डर टू गेट द डेट बैक, यूएस एक्चुअली इंटरवीन इन द वॉर। ठीक हो गया? मुझे नहीं याद है वैस, यू कैन गूगल द नेम ऑफ द शिप, मुझे शिप का नाम बिल्कुल नहीं याद। अच्छा, ये वजह थी बेसिक इकोनॉमिक, ठीक है उमर? अलीना सही है? अभी पढ़ेंगे वो भी आएगा अभी। नीलम आपको कह रही है। अच्छा, दूसरा ये कि जो जर्मनी थी उसकी एग्रेसिव पॉलिसी भी थी। अब फरवरी 1950 में जर्मनी ने अमेरिका की शिप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मई वन वो आएगा अभी आगे, इकोनॉमिक डिप्रेशन अभी आ रहा है, मैं आपको पढ़ाती हूँ। अच्छा, फरवरी 1915 में जर्मनी ने अमेरिका के शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो मई 1915 में हुआ इस तरह से कि अमेरिका का जो टैंकर था ना वो डूब गया। लाइक उस पर अटैक किया जर्मनी ने और वो डूब गया। और बेसिकली ये, और कोई भी वार्निंग नहीं दी उन्होंने, लाइक विदाउट एनी वार्निंग, लाइक व्हेनेवर देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन और समथिंग ना, तो एक प्रॉपर डिक्लेरेशन होता है दैट वी आर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो अब जर्मनी ने बेसिकली क्या किया कि अमेरिका को बगैर वार्न किए उसके टैंकर्स पे अटैक किया और अमेरिका टैंकर जो है वो डूब गया। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि अमेरिका ने रोला मचाना शुरू कर दिया, अमेरिका ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जर्मनी ने कोई खास इकदाम नहीं लिए। फिर कुछ दिन बाद ये हुआ कि ब्रिटिश का भी एक वो था, आप कह सकते हो कि ब्रिटिश पैसेंजर वो डूब गया। और फिर क्या हुआ कि 128 अमेरिकन जो हैं उनको आप कह सकते हो कि मर गए। जब वो मर गए ना तो यूएस ने फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब जर्मनी ने बेसिकली क्या किया कि जो उस ब्रिटिश शिप पे भी अटैक किया जिसमें अमेरिकन थे, अमेरिकन शिप्स पे भी अटैक किया। तो यूएस ने हर दफा इस प्रोटेस्ट किया, लेकिन जर्मनी ने ये कहा 1917 में कि नो मैटर व्हाट द यूएस डज, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सबमरीन वॉरफेयर, ना हम अटैक करना शुरू करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, हम अटैक करना नहीं रोकेंगे। तो एक दफा जब उन्होंने अटैक किया अमेरिका प्रोटेस्टेड, दोबारा उन्होंने अटैक किया अमेरिका प्रोटेस्टेड अगेन। पर जर्मनी उसको आप कह सकते हो कि इस सबमरीन वॉरफेयर को रोकने की बजाय कंटिन्यू डूइंग सो। तो जब उन्होंने ये किया तो इस पे हुआ इस तरह से कि यूएस ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जर्मनी से खत्म कर दिए और यूएस जो है वो क्या हो गया, जंग में इंटरवीन कर लिया।
ठीक है। अटैक करने की एक रुमैसा वजह ये थी कि जो जर्मन थे ना, देवर ऑफ द व्यू के अमेरिकन जो मर्चेंट शिप्स वगैरह है ना, वो ये क्या करें कि जो जर्मनी और इंग्लैंड का बेसिकली फड्डा था, ठीक है। अब जर्मनी और इंग्लैंड का फड्डा है तो अमेरिकन जो हैं, जर्मन और ऑफ द व्यू के जो अमेरिकन हैं, वो अपनी मर्चेंट शिप्स के थ्रू जो ब्रिटिश को चीजें वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, उससे ग्रेट ब्रिटेन का फायदा हो रहा है। और उस फायदे को बेसिकली खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अमेरिकन शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहला जो अटैक हुआ था ना, आई रिमेम्बर वो एक शिप पे हुआ था जो बीट कैरी कर रही थी, ठीक है, गंदम कैरी कर रही थी टू ब्रिटेन फ्रॉम अमेरिका। तो उस जब ये स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी और भी शिप्स थी, वो भी उन्होंने डुबो दी इनकी। लेकिन स्टार्ट में इस तरह हुआ था कि वो क्योंकि ब्रिटिश की इकोनॉमी को खराब करना चाहते थे, अमेरिकन शिप्स पे अटैक कर रहे थे कि जो भी अमेरिकन शिप ब्रिटिश की तरफ चीजें वगैरह लेकर जाती थी, उन पर अटैक करते थे। अच्छा, अब जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए जाते हैं तो दैट मीन्स के इसका मतलब ये होता है कि वी डू नॉट वांट टू कैरी आउट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड विद यू गाइस, हमारा कोई भी आपसे ट्रेड रिलेशन नहीं है। तो यूएस अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जर्मनी से तोड़ दिए और तोड़ के जंग में इंटरवीन कर दिया। तो दिस इज बेस, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती कि व्हाई डिड यूएस एंटर इनटू द वर्ल्ड वॉर वन, तो आपको हल्का से ही पता होना चाहिए। आपको सवाल वर्ल्ड वॉर वन पे कभी नहीं आएगा यूएस हिस्ट्री में, सोचा। अगर हम ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन में हम देखते हैं इसके कॉजेज और आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, तो व्हाई डिड 1929, अब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर टू? 1939 में, ठीक है, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू रही है। तो ग्रेट डिप्रेशन देखिए, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई है 1919 में। उसके बाद सही बात है, जब भी जंग होती है तो जंग के एक बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। तो एक ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में ज्यादा प्रेवलेंट रहा है, दैट वाज फ्रॉम 1929 टू 1934। तो अगर हम इसके कॉजेज देखें तो पहली बात तो ये है कि वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन वाज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अगर हम ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें पहले ये बात आती है कि अमेरिका ने इतने ज्यादा बेसिक कमोडिटीज प्रोड्यूस कर दी थी जितनी वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, लाइक एक्सपोर्ट करने के बाद भी अमेरिका ने अपनी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे इतना कुछ लाइक इन्वेस्ट आप कह सकते हैं कर दिया था कि जो कमोडिटीज प्रोड्यूस हो चुकी थी ना, वही कंज्यूम नहीं हो रही थी। तो अब इससे ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर, सही बात है, व्हेन जब आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है ना चीजों की, तो डिमांड कम हो जाती है। ये बात पता है आप लोगों को? एक चीज जब वाफर मिकदार में मिल रही हो ना तो उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है। और जब भी कोई चीज स्केर्स अमाउंट में या कम अमाउंट में लाइक सप्लाई की कम, उसकी डिमांड फिर ज्यादा हो जाती है। तो हुआ इस तरह से कि जब क्योंकि उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थी, उनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने कर दी थी, तो उतनी तो कंज्यूम नहीं कर सके लोग। जब वो कंज्यूम नहीं कर सके तो दैट मीन्स उनकी और परचेजिंग पावर जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की वो कम होगी। पीपल वर नॉट विलिंग टू बाय एनी मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट में प्रेवलेंट थे, ऑलरेडी दे हैड परचेज अनाफ। तो उसके बाद ये हुआ कि साथ साथ फार्मर्स ने ना मॉर्गेज भी लिया हुआ था बहुत ज्यादा। जो हमने कहा था कि मॉर्गेजेस प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को, फार्मर्स ने मॉर्गेज भी लिया हुआ था, वो मॉर्गेज उन्होंने वापस भी करना था, सही बात है, जो लोन्स वगैरह लिए हुए थे उन्हें मॉर्गेज वगैरह देनी थी। अब मॉर्गेज के लिए वो किस तरह देते हैं मॉर्गेज, लाइक उनके तो कमोडिटीज जो है वो बिक ही नहीं थी। अब मॉर्गेज भी दे रहा था, एक तरह से देखिए, मैं आपको आसान लफ्ज इंस्टॉलमेंट बोल देती हूँ मॉर्गेज की बजाय, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने किसी चीज की इंस्टॉलमेंट देनी हो, ठीक है शारे, तो लेट्स सपोज आपने ना किसी चीज पे अगर आपने इंस्टॉलमेंट देनी हो, ऊपर से आपके पास पैसे भी ना हो कि आप वो करें, वो प्रोडक्ट्स खरीदे वगैरह और कोई, तो इससे बेसिकली आपकी जो कैपेसिटी है वो तो खराब हो जाएगी ज्यादा। तो आप अपनी मॉर्गेज भी पे करने का बर्डन भी है आप पे, आपकी फैक्ट्रीज जो हैं वो उनकी कैपेबिलिटी भी खराब हो रही है कि वो अपनी कैपेसिटी तक चीजें प्रोड्यूस नहीं करी क्योंकि चीजें ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ गई ना, तो कंपनीज वगैरह और जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी उन्होंने लोगों को ले ऑफ करना शुरू कर दिया, ठीक है, लोगों को लाइक नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया।
और इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस होना शुरू हो गए। बात समझ रही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इतनी इतनी ज्यादती हो गई थी, इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक तो उनकी कंजम्पशन नहीं हो रही थी, कंजम्पशन नहीं हो रही थी, साथ में उनकी कंजम्पशन नहीं हो रही तो और प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं थी। जब प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी तो लोगों की जरूरत नहीं थी काम करने के लिए, बिकॉज द थिंग वर नॉट नीडेड इन द मार्केट। ठीक है, और लोगों को फार्मर्स को इंस्टॉलमेंट्स भी देनी थी अपनी अपनी परचेजिंग पावर भी उनकी कम हो जा रही थी क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे। तो ये सब चीजें जो है ना दैट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स ग्रेट डिप्रेशन। बात समझ आई? वो तो कह रहे होंगे ना, आप एक्सपोर्ट्स तो उतना ही कर सकते हैं जितना कोई इम्पोर्ट करना चाहते हैं। अब जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ भी बहुत ओवर प्रोडक्शन कर दी गई थी। अब जब वर्ल्ड वॉर वन होती है तो उससे अमेरिका में इंडस्ट्रियल बूम तो हुआ इस तरह से कि उनको ये लगा कि नई बात है, दे वर्ल्ड अमेरिका बिकेम द एलाई ऑफ ब्रिटिश फ्रांस वगैरह, जब उसका एलाई बन गया था तो इंडस्ट्रीज ने ना बेसिकली बहुत ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। अब वो जो गुड्स प्रोड्यूस किए वो दैट कुडंट बी कंज्यूम्ड। जब वो इतने एक्सेस में प्रोड्यूस कर दिए गए कि उतनी तो मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं थी। तो अब गुड्स जब बेसिकली एक्सेस नंबर में थी तो इंडस्ट्रीज ने अपने लेबरर्स को फायर करना शुरू कर दिया। अब जब फायर करना शुरू कर दिया लेबरर्स को तो लेबरर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड हो गए तो सही बात है, दे वर नॉट अर्निंग मनी। जो वो पैसे अर्न नहीं कर रहे थे तो सही बात है वो परचेज नहीं कर सकते चीजें। तो एक तो मार्केट में चीजें जो हैं वो एक्सेस अमाउंट में, और उनको परचेज करने के लोगों बस परचेजिंग पावर ही नहीं बची थी। तो इसी तरह ओवर प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। आसिफ हुसैन, लेट्स सपोज मैं मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपने मुझे 10 किलो आटा एक्सपोर्ट करना है, तो मैं 10 किलो ज्यादा तो आटा आपसे नहीं लूंगी ना। दैट्स अ डील। इस तरह तो आप ये कहो कि पाकिस्तान अपनी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तो उतना ही आप कर सकते हो इतना कोई लेना चाहता है। एक्सपोर्ट तो हो रहा होगा, सही बात है, बट एक्सपोर्ट का भी तो ये ना कि एक लिमिट है, ऑलवेज अ लिमिट, राइट? जी बिल्कुल, सस्ता मिले तो 15 किलो ले लो, ये भी सही है। तो सस्ता करने से नुकसान तो हो रहा है कि आप पुटिंग। फिर उसके बाद एक और वजह जो है ग्रेट डिप्रेशन की, दैट इज मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अब जब देखें एग्रीकल्चर में को मैकेनाइज कर दिया गया, एग्रीकल्चर में मशीन्स वगैरह एम्प्लॉय करना शुरू कर दी, तो जो मैन पावर था उस पर डिपेंडेंस जो है वो काफी कम हो गई थी। जब मैन पावर पर डिपेंडेंस कम हो गई तो बहुत सारे लोग जो है दे वर नॉट नीडेड इन द फील्ड्स, उनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उस फील्ड में काम करने के लिए एग्रीकल्चर वगैरह के मतलब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थे ऑलरेडी। तो बहुत सारे लोग जो है उनको ले ऑफ करना शुरू कर दिया गया। तो जब लोगों को ले ऑफ, वही एग्जैक्ट वही बात है सारी फिर से कि अगर लोगों को ले ऑफ करना शुरू कर दिया तो लोगों के पास पैसे ही नहीं थे कि वो ये कमोडिटीज परचेज कर सकते। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है कमोडिटीज परचेज करने के तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकॉनमी खराब होगी, आपके प्रोडक्ट्स परचेज नहीं किए जाएंगे। तो ये कहा जाता है कि उस टाइम मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से ये हुआ कि जो वेल्थ है बेसिकली दैट वाज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। ये कहा जाता है कि 0.3 पॉपुलेशन जो थी अमेरिका की, उसके पास 78% ऑफ द वेल्थ ऑफ अमेरिका थी। तो जो भी प्रॉफिट थे ना वो इक्वली डिवाइड नहीं थे। सही बात है, अगर आप एम्प्लॉयर हो और एम्प्लॉई हो तो नो मैटर एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉयर होता है उसका सिर्फ आइडिया ही होता है। ठीक है, एम्प्लॉय के पास हो सकता है सिर्फ आइडिया हो, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया हो, लेकिन अब उसे बिजनेस स्टार्ट की तो किया ना, अब एम्प्लॉय कैन नेवर अर्न एज मच एज द एम्प्लॉयर। ठीक हो गया, तो प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे, कंसिडरेशन जो थी वेल्थ की वो दैट वाज एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ यू। तो ये सारे मसले मसाइल भी थे। ठीक हो गया। मैंने ये कहा है कि जो 0.3% पॉपुलेशन थी ना उसके पास बेसिकली 78% वेल्थ थी।
ऐसे ही मुझे प्रेसिडेंट का एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता क्योंकि बहुत फेमस प्रेसिडेंट नहीं था इस टाइम, लेकिन कुछ हर्बर्ट समथिंग उसका नाम था जो 1929 में प्रेसिडेंट था अमेरिका का। हर्बर्ट समथिंग, आई डोंट नो फुल नाम उसका क्या है। 45 तो प्रेसिडेंट हो गए अमेरिका के, समथिंग हर्बर्ट समथिंग। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ है कि लोगों की, नहीं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तो नहीं था 1929 में प्रेसिडेंट, क्या हो गया? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का तो टेन्योर ही नहीं है ये बच्चे। यहाँ से फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इसके बाद आया है। हाँ ना, तो अभी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तो न्यू डील देगा ना, जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद न्यू डील आती है वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट देगा। तो इस टाइम तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नहीं है प्रेसिडेंट, इसके बाद आएगा। अच्छा, हर्बर्ट हूवर नाम है उसका, ठीक है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा, इसके बाद ये है कि जो अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के, व्हाट केम इन 1932 साल, सॉरी 1929 से 1932 तक या 1928 से 1932 तक जो हर्बर्ट हूवर था ही वाज अ प्रेसिडेंट। और फ्रैंकलिन आई थिंक 1933 में प्रेसिडेंट बना अमेरिका का। अच्छा, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 के अगर इम्पैक्ट्स की बात करें तो ये कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 ने, अब क्योंकि जो बेसिकली अगर आप देखें ग्रेट डिप्रेशन जो है दैट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। कि अमेरिका ने देखें सिर्फ इट्स वर्ल्ड वॉर 1 तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी ना इस वॉर में। तो यूरोप की इकोनॉमी जो थी वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई हुई थी। अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने फॉरेन पावर्स को बहुत ज्यादा लोन्स दिए हुए थे। फिर अमेरिका की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो थी उससे बहुत मसला शुरू हो गया बिकॉज इट एक्चुअली फेल्ड द रीपेमेंट पावर्स ऑफ द बोरोवर्स। ठीक है, हाँ सही है साजिद। तो अब ये है कि वर्ल्ड जब भी जंग होती है तो उसके बहुत सारे रिpercussions भी होते हैं, तो उस रिpercussions तक भी डेल्ट करना पड़ता है ना। तो अब वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से भी दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द वर्ल्ड वॉर ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। अगर हम इम्पैक्ट्स देखें ग्रेट डिप्रेशन के तो आप देखें जब भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा तो जब इकोनॉमी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सोशल इवल्स। ठीक है, अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करें तो फिर वो गलत जरा इस्तेमाल करेगा ना पैसे अर्न करने के। ठीक है, या तो वो मतलब भीख मांगेगा या वो चोरी चकारी करेगा, तो देयर ऑलवेज सम सोशल मेरा इम्पैक्ट्स वो अटैच टू द माउस नहीं इकोनॉमिक डाला उसने। डिप्रेशन। माउस। तो अब बेसिकली अमेरिका में भी जब ग्रेट डिप्रेशन आता है तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट्स हुए उनमें देयर वाज इंक्रीज इन द सुसाइड रेट्स। ठीक है, सुसाइड रेट बहुत बढ़ गए थे बिकॉज पीपल कुड नॉट, लाइक पीपल वर नॉट एक्चुअली एबल टू कीप अप विद दिस डिप्रेशन ना, लोग नहीं अपने रोजमर्रा की चीजें बर्दाश्त कर पा रहे थे या हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो सुसाइड रेट बढ़ गया, क्राइम रेट बढ़ गया। क्राइम रेट में भी बहुत सारी चीज़ आ जाती है, इसमें थेफ्ट, रॉबरी, डिकॉइटी, बल्गरी वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो क्राइम रेट जो है वो बढ़ गया। प्रोस्टिट्यूशन बढ़ गया, लाइक पीपल स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर इजियर मीन्स ऑफ इनकम। तो प्रोस्टिट्यूशन में राइज हो गया। लोग जो है वो पढ़ाई से दूर हो गए बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन लॉज तो पास हुए हुए थे, लोग प्राइमरी एजुकेशन तो इजीली था दैट वाज नॉट विद इन द रीच ऑफ द पीपल। फिर लोगों के जो होमलेसनेस बहुत ज्यादा होगी अमेरिका में, अभी भी देखें तो वही होमलेस पीपल लॉट। अगर आप किसी भी स्टेट के डाउनटाउन में चले जाएं तो इन डाउनटाउन वहाँ पे होमलेसनेस काफी ज्यादा, पीपल आर सिटिंग इन द डाउनटाउन एरिया एंड बेगिंग देयर। तो ये तो होमलेसनेस वहाँ भी है एंड इट आई थिंक ये बाकी मुल्कों में भी होमलेसनेस काफी चक्कर है। बिकॉज देखें नॉर्मली ये होता है ना कि सुसाइड रेट राइज इस वजह से उम्र के देखें, लेट्स सपोज अगर इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर जॉब एंड यू आर नॉट एबल टू कीप अप, अपनी आप नहीं उस सिचुएशन के साथ डील कर पा रहे और कीप अप नहीं कर पा रहे, तो कमजोर दिल लोग भी होते हैं, दे आर लाइक यार चलो इन सब मुश्किलात से निजात का आखिरी जरिया ये बंदा मर जाए। तो पीपल डू थिंक लाइक दैट। पीपल। डेवलप्ड कंट्रीज बेशक है, होमलेसनेस तो फिर भी है। It's not easy to buy a house or living abroad. It's not easy.
ठीक है, फिर देखें जैसे डिप्रेशन आया है तो डिप्रेशन की वजह से क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ गई है। पीपल डू डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ जॉब्स, और लोग जो है वो अच्छा अर्न नहीं कर रहे थे, तो ये भी एक मसला था। फिर डस्ट बाउल जो है दैट इज ऑल्सो अ टर्म। आ रही हो ना बेटा, उस पर पहुंचना तो दो मुझे, नीलम क्या हो गया? डस्ट बाउल जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। और डस्ट बाउल में बेसिकली ये है कि एक पीरियड है डस्ट बाउल का जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अमेरिका में डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह आए थे, ठीक है, जिसने अमेरिका की एग्रीकल्चर को भी बहुत डैमेज किया था, ठीक है, लाइक इकोलॉजी और एग्रीकल्चर वगैरह को काफी डैमेज किया था। तो एक ड्रॉट आया था बेसिकली, कहत साली खुश्क साली सॉरी, ड्रॉट भी आया था। और बेसिकली जो फार्मिंग मेथड्स थे वो भी फेल होना शुरू हो गए थे अमेरिका में, तो जिसको हम कहते हैं डस्ट बाउल। तो ये कहा जाता है कि जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था ना, ठीक है, और उसके बाद एक एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ ड्रॉट था, लाइक बारिश वारिश नहीं हो रही, डस्ट स्टॉर्म्स उड़ रहे, देयर वाज ऑलरेडी इकोनॉमिक डिप्रेशन गोइंग ऑन, हाई टेम्परेचर था, पूरे पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, जिसकी वजह से दैट लेड टू द डस्ट बाउल। उसके बाद इलनेसेस वगैरह जो हैं दैट वाज आल्सो वेरी प्रेवलेंट, पीपल कुड नॉट एक्चुअली टेक केयर ऑफ मेडिकल इलनेस, जो आप मेडिकल फैसिलिटीज भी लिख सकते हैं कि बहुत खराब थी उस टाइम, वगैरह वगैरह। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे आई गेस। और अगले लेक्चर में बेसिकली पहले मैं आपका क्विज लूंगी, ठीक है, तो यू विल बी हैविंग अ क्विज एंड देन क्या बताया था नीलम